नया टॉपिक है हमारा एवेपोरेशन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एवेपोरेशन द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड, मैं से जूम इन कर दूँ थोड़ा सा, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर्स एट ऑल टेम्परेचर विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन। मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी लिक्विड हो, यूजुअली वाटर को सामने रखा जाता है, तो उसकी किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो उसमें वाटर उसके लिक्विड में कमी हो रही होती है, डेफिनेटली लिक्विड जो है वाटर है, पेट्रोल है या एनी अदर लिक्विड, जब वो कन्वर्ट हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम लिक्विड इनटू गैशियस फॉर्म, हम उसको एवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन ये एवेपोरेशन जो है, इसके लिए आप कोई एक्सटर्नल कांस्टेंट हीट नहीं दे रहे होते हैं, वो जस्ट उसके जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो उसी को यूज़ कर रहा होता है, एवेपोरेशन। अब नीचे पढ़ने से पहले हम जब जाके थोड़ा सा पावर पॉइंट में हमने कुछ रखी हुई हैं ऐसी स्लाइड्स, जिससे कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी स्टूडेंट को भी। तो हम इसको चेक करते हैं। पहली स्लाइड जो है इसमें के अंदर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि जरा थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये मेरे पास है कुछ, यानी एक लिक्विड दिखाया है लेड वाटर। इसमें कुछ मालिक्यूल हैं, रेड वाले हाई एनर्जी मालिक्यूल हैं, और जो येलो वाले हैं वो लो एनर्जी मालिक्यूल हैं, और ब्लू जो है वो एवरेज एनर्जी मालिक्यूल हैं। अब होता ही है कि जो रेड एनर्जी वाले मालिक्यूल अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन थ्योरी, जो रेड एनर्जी मालिक्यूल हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, और जब वो थोड़े होंगे तो वो लिक्विड के अंदर साइड पर अगर होंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम करते हुए लेफ़्ट राइट मालिक्यूल को वो मूव करेंगे सरफेस पे आके फिर लेफ़्ट राइट और डाउनवर्ड मालिक्यूल से जान छुड़ा के उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काबू करके ओवरकम होके वो खुली स्पेस में मूव कर जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। क्योंकि हाई एनर्जी वाले मालिक्यूल मूव कर गए, निकल गए, तो जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो ड्रॉप कर जाता है। लेकिन ये जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो सराउंडिंग से वंस अगेन टेम्परेचर लेके अपने आप को फिर मेंटेन कर लेता है। लेकिन ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी बार बार उसका जो टेम्परेचर ड्रॉप भी करेगा, फिर वंस अगेन सेम हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो मालिक्यूल हैं वो जो हाई एनर्जी वाले जो कंटिन्यूसली बन भी रहे होते हैं, उनमें एनर्जी डेवलप भी हो रही होती है, तो साथ साथ वो सरफेस को छोड़ रहे होते हैं। इसमें ख़ास बात ये दिखाई गई है कि जो मालिक्यूल निकल रहे हैं वो सिर्फ सरफेस से निकल रहे हैं, और वो है भी सिर्फ रेड को मैंने शो किया है, ज़्यादा नहीं। कलर इसलिए लगाए ताकि आपको समझ आ जाए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ये है हमारी। ये स्लाइड अगरचे इसके ऊपर बुक ने गुफ्तगू तो नहीं की कोई, लेकिन अगर समझ लिया जाए तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसमें दो कंटेनर दिखाए हुए हैं, एक कंटेनर आपका ए है, दूसरा बी है। बी कंटेनर बेसिकली ओपन है और उसमें सपोज वाटर ही पड़ा हुआ है, तो वाटर जो है ऐसा मूव करता है, एवेपोरेट होता है सरफेस से और बाहर की तरफ निकल जाता है, मालिक्यूल फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं लेफ़्ट साइड की, तो लेफ़्ट साइड में जो वाटर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो जिस कंटेनर में पड़ा है, बेसिकली इट इज़ नोन एज राउंड बॉटम फ्लास्क। तो राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो है, उसके अंदर जो है ऊपर लगा हुआ है स्टॉपर। तो स्टॉपर जो है मालिक्यूल को बाहर जाने नहीं देता, जिस वजह से इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एवेपोरेशन दोनों में ही हो रही है। लेकिन जो बी वाला है वो एवेपोरेट होगा आहिस्ता आहिस्ता, कोई एक टाइम आएगा कि सारे मालिक्यूल जो सारा लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो ए में मौजूद है लिक्विड, वो उसके वेपर्स तो क्रिएट होंगे और अपर सरफेस उसकी लिक्विड वेपर से भरी होगी, लेकिन क्योंकि वो निकल नहीं सकते, होगा क्या, फिर ये वाटर पड़ा रहे चाहे सालों पड़ा रहे, उसके अंदर से वो गायब नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी तकरीबन ये बातें आगे आ रही हैं। एवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान डिफरेंस दिखाया हुआ है। बॉइलिंग में बेसिकली जो मालिक्यूल हैं वो इंटीरियर ऑफ लिक्विड से भी यानी निकल रहे होते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि नीचे से हीट हो रही होती है, तो जो हाई एनर्जी मालिक्यूल हैं वो हर जगह क्रिएट हो रहे होते हैं, तो वो ऊपर की तरफ मूव कर यानी वो आते हैं सरफेस पे और निकल जाते हैं। ये बॉइलिंग है, यानी दूसरे अल्फाज में सारा का सारा लिक्विड जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है बॉइलिंग प्रोसेस में। लेकिन एवेपोरेशन के अंदर क्या है, सिर्फ एनर्जेटिक मालिक्यूल पहले सरफेस पे आते हैं और उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि एवेपोरेशन बेसिकली सरफेस फिनोमेना है, सरफेस से होंगे, अंदर की तरफ से आकर डायरेक्ट यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, ये ऐसी सिचुएशन इसमें नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली एक ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने एक क्रिएट किया है यहाँ पर किसी ने, जिसकी भी वीडियो उसका मैंने एड्रेस यहाँ साइड पर रखा हुआ है। मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन किया था ताकि इसके ख़ास तौर पे ये डिजिट नज़र आ जाए। अब कर क्या रहे हैं पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, कुछ सेकंड दी गई है। इसमें रखा हुआ ये वाटर यहाँ पर, और यहाँ पर ये बेसिकली वेइंग मशीन है, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये तकरीबन 1 kg का लाखवां हिस्सा नोट कर सकता है, यानी वेट का डिफरेंस ऑफ वेट जो है।
यहाँ पर टाइमर लगाया हुआ है, तो टाइमर को छोड़ते हुए हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं हो क्या रहा है। हमने सिर्फ अपनी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है। ये आ गया, यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है और यहाँ पर जनाब आहिस्ता आहिस्ता नंबर चेंज हो रहे हैं, यानी वेट में कमी आ रही है। आप देखें 15, 14, 13, यानी यहाँ पर एवेपोरेशन हो रही है और एवेपोरेशन से मालिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी और मेरे ख्याल में इससे काफ़ी चीज़ क्लियर भी हो जाती है कि हो क्या रहा है। जस्ट नॉर्मल टेम्परेचर और हीटिंग भी नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद उसके मास में उसके वाटर के कमी आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड में जाते हैं कि वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, देखते हैं ज़रा इसको आगे। वाटर साइकिल के ऊपर बात हो रही थी, वो भी एक ही दफ़ा ये स्लाइड्स देख लेते हैं तो उसके बाद बात करते हैं। ये बेसिकली वाटर आपका एक कह लें वाटर बॉडी है और यहाँ से एवेपोरेशन हो रही है। एवेपोरेट होके वो कन्वर्ट होके वेपर्स में ऊपर जाता है और बादल बनते हैं। बादल से जब मालिक्यूल नीचे की तरफ मूव करेंगे तो उसमें अब मुख्तलिफ स्टाइल से वो रेन की शेप में भी वापस मुड़ेंगे। वो आपकी सरफेस पे अर्थ पे भी होगी, वो आपकी इवन सी के ऊपर भी हो सकती है और वो स्नो की शेप में माउंटेन के ऊपर भी जा सकती है। यही जो स्नो है बाद में पिघलेगी, वही वाटर की शेप में वंस अगेन मूव करती हुई इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स दे विल गो बैक इनटू सी। तो इस तरीके से ये वाटर साइकिल है। तो वाटर साइकिल का भी जिक्र किया, लिहाजा मैंने इसको भी दिखा दिया है तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें ये चीज़ दिखाई हुई है, कुछ रेड मॉलिक्यूल हैं, कुछ ब्लू हैं। रेड वो हैं जो हीट लेके ऊपर की तरफ मूव किए, यानी वो हाई एनर्जी वाले हैं, और ऊपर से जब वो वापस आ रहे हैं तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, दे आर इन ब्लू कलर। तो इस तरह इन्होंने दिखाने की कोशिश की हुई है। आगे देखते हैं। आगे ये एवेपोरेशन के ऊपर वो बात करेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक के अंदर जो मोटी मोटी बातें वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एवेपोरेशन एंड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। जब आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के बाद हमने उससे फैला कर उनको तार पे लगाते हैं। उनको ऐसा जैसे यूज देखा होगा आपने कि इकट्ठे करके कपड़े को, गीले कपड़े को नहीं रखा जाता, उससे ड्राई नहीं होगा। बेसिकली अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बुक ने जिक्र तो नहीं किया, सरफेस एरिया। आप जितना ज़्यादा सरफेस एरिया फैला देंगे उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। कपड़े को फैला के रखेंगे, एवेपोरेशन तेज़ हो जाएगी और जल्दी ड्राई हो जाएगा। तो बेसिकली इसको भी आगे उन्होंने इसके अंदर डिस्कस किया हुआ कि एवेपोरेशन जो है बेसिकली ड्राइंग प्रोसेस है, और उसके अंदर उन्होंने वाशिंग ऑफ क्लोथ्स का जिक्र किया। फिर एक और आई थिंक दैट इज़ द लास्ट स्लाइड, स्वेट एवेपोरेटिंग फ्रॉम द स्किन। आपका वो पसीना आया, आपने कोई वर्कआउट किया तो पसीना आया, या गर्मी है पसीना आया, तो जो पसीना आने की रीज़न ये है कि आपकी बॉडी जब हीट अप होती है तो बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि उसके यानी वो स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है, पसीना आना शुरू होता है। उससे होगा क्या कि पसीना आएगा तो पसीना बॉडी के हीट को लेके उसके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो दे स्टार्ट एवेपोरेशन। जब वो एवेपोरेशन स्टार्ट करेंगे, एवेपोरेशन बेसिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मीन इट एब्जॉर्ब एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी से करेगा, तो वो कूल डाउन हो जाएगी। तो बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल एक मैकेनिज़्म है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली नीचे आपको एक परफ्यूम की बॉटल नज़र आ रही है। अगर परफ्यूम की बॉटल भी अगर आप अपने यानी ऊपर छिड़कें तो परफ्यूम छिड़कते साथ ही आपको फील होगा जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडक फील होगी। तो परफ्यूम के मालिक्यूल जो है वो बेसिकली ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं। ऑर्गेनिक मालिक्यूल की ख़ास बात यह है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, यानी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। जैसे ही आप उसके आपकी बॉडी के सरफेस पे आते हैं तो बड़ी तेज़ी के साथ एवेपोरेट होते हैं। जब एवेपोरेट होंगे तो बॉडी टेम्परेचर को यानी साथ लेते चले जाते हैं, तो बॉडी जो है वो कूलिंग फील करती है। ये दोनों पॉइंट तीनों पढ़ने के बाद अब हम ऐसा करते हैं कि इसको चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर, वहाँ पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द मालिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस हुज काइनेटिक एनर्जी आर हायर दैन द एवरेज। इसी की बात हम कर रहे थे। ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड एंटर द गैस फेज। आफ्टर देयर एस्केप द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। जब वो डिक्रीज हो जाएगी फिर क्या होगा, सो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज ड्यूरिंग एवेपोरेशन प्रोसेस। इट मीन एवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी जो एवेपोरेशन है वो बेसिकली एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कूलिंग प्रोसेस है, जिससे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ये तो होगी एक्सप्लेनेशन। अब बात है जनाब यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। इट टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, हम डिस्कस कर चुके हैं। इट कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं। उसे वो बॉइलिंग पॉइंट पे जो रिलीज़ हो रहे होते हैं एवेपोरेशन, उसको हम बॉइलिंग ही कहते हैं। उनको उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहेंगे, एवेपोरेशन नहीं कहेंगे। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस।
अगर आपने वही जो भी पीछे हमने ये बात कर रहे थे यहाँ पर इसमें इसकी बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल इसी की लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो ये लिक्विड अगर पड़ा हुआ है 1 गिलास 2 गिलास है इस कंटेनर के अंदर, तो उसको वेपरेट होते अगर इफ़ इट इज़ वाटर इट विल टेक आवर्स, बाज़ का दिन भी लग सकते हैं उसको उड़ने में। लेकिन अगर वो लेस यानी वोलेटाइल है तो बहुत जल्दी, जैसे पेट्रोल हो गया तो वो बड़ी तेज़ी के साथ एवेपोरेट कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मालिक्यूल ऐसे ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स के अंदर, ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ एवेपोरेट कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी दाएं बाएं लेफ़्ट राइट से एनर्जी लेगा जो सराउंडिंग में जिसमें पड़ा हुआ कंटेनर, तो अपने आप की अपनी एनर्जी की कमी पूरी करता रहेगा। इट काजेज कूलिंग, क्योंकि जब वो मालिक्यूल उड़ेंगे तो अपनी एनर्जी बॉडी की ले जाएंगे या उसके सराउंडिंग की ले जाएंगे, जिससे कूलिंग प्रोसेस या कूलिंग होती है। नो बबल्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में बबलिंग नहीं हो रही होती। हायर एक्सटर्नल प्रेशर स्लोज डाउन द एवेपोरेशन, हायर एक्सटर्नल प्रेशर स्लोज डाउन द एवेपोरेशन, जबकि इसका जो रिवर्स में है लोअर एक्सटर्नल प्रेशर स्पीड अप द एवेपोरेशन। अच्छा, मेरे पास एक स्लाइड है जो कि इन 2 लास्ट पॉइंट्स को बड़े अच्छे तरीके से कन्वे कर सकती है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये एक मेरे पास है स्लाइड जिसमें लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एवेपोरेशन। तो ये है आपका आ गया मेडिटेरेनियन सी और 0 मीटर। अब ये 0 मीटर का मतलब ये है कि जितने भी उसके लेफ़्ट राइट यानी उसके ज़मीन है उसके रेफरेंस उसकी हाइट्स और डिप्रेशंस को नोट किया जाएगा। मेडिटेरेनियन सी हो या कोई भी सी हो, उसके शोर पर, उसके किनारे पर जो नोट किया जाता है प्रेशर, उसको 1 ATM कहा जाता है। तो इस वक्त मेडिटेरेनियन के इस समझने के इस शोर पर, इस किनारे पर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है हमारे अराउंड, दैट इज़ 1 ATM। अच्छा, उसके बाद राइट साइड की तरफ मूव करें तो सबसे पहले कैपिटल आता है इसराइल का तल अवीव, जो 30 मीटर हाइट पर है। और फर्दर राइट पर चलें तो जनाब यरूशलेम आएगा 754 मीटर, यानी वो यमन तल अवीव से भी मज़ीद हाइट के ऊपर है। लेकिन जैसे फर्दर राइट की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास एक जरीको शहर आता है, कस्बा कह लें, शहर कह लें, गाँव कह लें, जो भी है, वो तकरीबन -258 मीटर डाउन है। ढलान शुरू हो जाती है उसके बाद, जैसे कि शो किया गया फ़ोटोग्राफ के अंदर। अब माइनस का मतलब ये है कि ये असल में सी लेवल के हवाले से ये नीचे की तरफ है, तकरीबन 250 मीटर, 258 मीटर। अच्छा, उसके बाद फर्दर नीचे जाएं आगे तो आगे डेड सी स्टार्ट हो जाता है, वो है -430 मीटर डाउन, यानी वो आपका मेडिटेरेनियन सी से तकरीबन 430 मीटर नीचे की तरफ है, डिप्रेशन में है, गहराई में है। तो यहाँ पर अब इस हवाले से अगर आप एवेपोरेशन को स्टडी करें तो यहाँ पर सी शोर के करीब जो एवेपोरेशन है वो नॉर्मल मानी जाएगी, जो भी हो रही है, पानी की हो रही है या किसी और लिक्विड की हो रही है। लेकिन जैसे ही आप तल अवीव की तरफ जाएंगे, वहाँ जाके एवेपोरेशन को नोट करें या उसको स्टडी करें तो उसकी एवेपोरेशन तेज़ हो जाएगी। रीज़न क्या है कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके अराउंड जो है वो कम हो गया है। पानी की सरफेस के ऊपर जो दबाव है हवा का कम होने की वजह से पानी को एवेपोरेट करने में थोड़ी सी आज़ादी फील होती है। तो इसका मतलब है कि यरूशलेम में जाके ये आज़ादी मज़ीद मिल जाएगी मालिक्यूल को कि वो और अच्छे तरीके से और तेज़ी के साथ मूव कर सके इन दी एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर 754 मीटर हाइट पर फर्दर एयर का जो गुलाफ है, एयर का जो एनवेलप है मज़ीद थिन हो जाएगा, जिससे प्रेशर डाउन होगा और एवेपोरेशन तेज़ हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप आगे की तरफ मूव करते हैं जरीको के पास, तो यहाँ मामला बिल्कुल उलट हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि प्रेशर डेफिनेटली आप डाउन चले गए हैं मेडिटेरेनियन सी के रेफरेंस से, तो एयर प्रेशर मज़ीद डेवलप हो जाएगा सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसे आप वाटर भी मान सकते हैं, कोई और लिक्विड भी। तो जिससे होगा क्या कि उसकी जो एवेपोरेशन में तेज़ी की बजाय रिवर्स काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो रिड्यूस हो जाएगी एवेपोरेशन, जो कि इवन मोर रिड्यूस हो जाएगी अगर आप उसको डेड सी के किनारे पे जाके इसको ऑब्जर्व करें। रीज़न क्या है कि वो फर्दर 430 मीटर डाउन है। तो ये थी सारी बात जो कि हमने इस रेफरेंस से समझानी थी। तो ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। अब एग्जांपल्स हैं इसकी। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स ऑन ए लाइन, ये अभी हमने देखा कपड़े सूख जाते हैं लाइन के ऊपर, यहाँ पर लाइन ही कहेंगे जिसको हम तार कह देते हैं उर्दू में। एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स एंड ओशियंस कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर साइकिल, ये भी हमने पढ़ लिया। स्वेट एवेपोरेटिंग फ्रॉम द स्किन प्रोवाइडिंग ए कूलिंग इफेक्ट, जो स्वेटिंग हो रही होती है, स्पेलिंग वही है स्वीट की,
लेकिन स्वेटिंग जो हो रही होती है उसमें स्किन से जो हो रही होती है उससे जनाब होता क्या, कूलिंग इफेक्ट होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर दो क्वेश्चन थे हमारे पास, असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 ए और 2.1 बी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन वाई व्हेन यू अप्लाई परफ्यूम टू योर पाम इट मेक्स यू फील कोल्ड। तो इसके पहला पॉइंट है कि व्हेन परफ्यूम अप्लाइड ऑन टू पाम इट एवेपोरेट्स एंड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम स्किन ड्यू टू एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम स्किन। और दूसरा पॉइंट है दिस रिमूव्स थर्मल एनर्जी फ्रॉम बॉडी रिजल्टिंग इन कूलिंग इफेक्ट। अब अगर इसका साइड वाला हिस्सा देखिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत तो ऐसा नहीं क्योंकि हम सारी डिस्कशन पर कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई वी आल स्वेट एज आवर स्वेट एवेपोरेट्स इट कूल्स अप। वो हमें कूल कर देती है, ठंडा कर देती है। फिर पहला पॉइंट है व्हेन बॉडी गेट्स हॉट इट प्रोड्यूसेस स्वेट। ये इसमें उसकी रीजनिंग आई वाई वी आर स्वेट स्वेट ऑन द स्किन सरफेस इट एवेपोरेट्स एंड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्किन ड्यू टू एवेपोरेशन। जो जनाब बात, ये जो पहला लाइन दोनों पॉइंट है फर्स्ट के परफ्यूम वाले के और ये दोनों थोड़े से फ़र्क हैं, लेकिन बाकी दो पॉइंट एग्जैक्टली सेम ही हैं। evaporation is an endothermic process and it absorbs in heat from skin. This moves thermal energy from body resulting in cooling effect. ये असल में यानी दो पॉइंट लास्ट दोनों सेम है, बस फर्स्ट पॉइंट दोनों का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस से डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से हमने ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली एवेपोरेशन से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को कर दिया था, क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं बॉइलिंग की तरफ। तो बॉइलिंग की अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन, बॉइलिंग इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर व्हेन इट इज़ हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स विद इन द लिक्विड। वैसे एवेपोरेशन की तो हम पीछे वीडियो देख भी चुके हैं, सॉरी बॉइलिंग की देख भी चुके हैं कि बॉइलिंग होती क्या है कि एक ख़ास टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जाके वो लिक्विड जो है वो उसका अंदर उसका जो वेपर प्रेशर है जो उसके ऊपर क्रिएट हो रहा होता है वो जब उसके अराउंड बराबर हो जाए उसके बाहर के एटमॉस्फेयर के, तो वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगी जनाब बॉइलिंग की डेफिनेशन है, इसको याद करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो अब इसको देखते हैं, इसके पैरेलल क्या लिखा है। बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स विद इन द लिक्विड। और उसके बाद क्या है जी, बॉइलिंग अकर थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड। हम ये सारी बातें पीछे कर रहे हैं कि जो बॉइलिंग है बेसिकली सारे लिक्विड के अंदर हो रही होती है। और अगर याद नहीं आया तो हम इसको ले जाते हैं ऊपर, ये हम बात कर रहे थे, ये सॉरी ये किधर गया, ये हमने इस पर बात की थी कि ये बॉइलिंग ऐसे में सारी लिक्विड के अंदर हो रही होती है। यहाँ पर अगरचे यहाँ पर हीट तो नहीं दिखाई, लेकिन अंडरस्टूड है नीचे बॉइलिंग लिखा हुआ है। और एवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस पे मालिक्यूल एवेपोरेट कर रहे होते हैं। Boiling occurs through the entire liquid, not just at surface. Vapor bubbles form within the liquid, rise to the surface and burst, releasing gas. तो जो गैस होती है वो होता क्या, वो वाटर के ही मालिक्यूल होते हैं जो उस बबल्स में फंसे होते हैं, जैसे ऊपर जाकर बस्ट होता है तो मालिक्यूल निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जो मास में कमी आ रही होती है बॉइलिंग के दौरान वो बहुत तेज़ होती है एज कम्पेयर टू एवेपोरेशन। तो अगला पॉइंट है कि इट टेक्स प्लेस ओनली एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। जो मैंने एवेपोरेशन में पढ़ा था लेफ्ट साइड वाला, इसमें लिखा हुआ राइट में इट अकर्स थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड। उधर लिखा है इट कैन हैपन एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, और जब इसमें लिखा है इट कैन हैपन एट स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वाटर की एग्जाम्पल है तो वो सिर्फ 100 पे करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। अच्छा, उधर लिखा है इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, इधर लिखा है इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस। और एवेपोरेशन में लिखा है इट टेक्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग और इट रिक्वायर्स कांस्टेंट एक्सटर्नल हीटिंग सप्लाई। जब अगर आपने कांस्टेंट हीट सप्लाई बंद कर दी तो बॉइलिंग भी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसके बाद इट इज़ ए कूलिंग प्रोसेस, लेकिन बॉइलिंग जो है वो कूलिंग प्रोसेस नहीं है। इट डज नॉट काज कूलिंग इफेक्ट। नो बबल्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, जबकि ये तो उसका काम ही यही है। बबल्स आर फॉर्म्ड एंड राइज टू दिस सरफेस। अच्छा, अब ये तो पॉइंट जो आगे वो बात वही है सारी कि हायर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट। अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका लोअर एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर अगर आपने लोअर कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ कर जाएगा। ये दोनों पॉइंट जो हैं यही हमने अगला टॉपिक भी हमने यही समझना है। एग्जाम्पल उधर तो काफ़ी थी, इधर सिर्फ एक ही रखी हुई है कि वाटर बॉयज एट सी लेवल, इट मीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये सी लेवल पर बॉयल करेगा। अच्छा, आगे जाने से पहले, नया टॉपिक शुरू करने से पहले अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे गौर कर लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग।
तो ऐसे केस में आकर यूजुअली बेहतरीन तरीका यही होता है अपना आंसर लिखने का कि दरमियान में पेज की लाइन लगाई जाए, एक तरफ एवेपोरेशन लिख लें, दूसरा बॉइलिंग लिख लें, दोनों की डेफिनेशन डाल दें और उसके बाद ये चीज़ को आप स्किप कर दें, एक्सप्लेनेशन को, सीधा उनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की तरफ चले जाएँ। वो लिख के एक एक एग्जांपल कोट कर दें और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ अकेला आता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय या व्हाट इज़ डिफाइन एवेपोरेशन, एक्सप्लेन इट एंड उसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं, तो फिर उसके बाद डेफिनेटली होगा क्या कि डेफिनेशन होगी, ये एक्सप्लेनेशन होगी, उसके बाद ये पॉइंट्स होंगी और एग्जांपल होगी, काम ख़त्म होगा। उसमें ही आपको फिर कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। सिमिलरली फॉर बॉइलिंग। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इसमें इफेक्ट ऑफ लोअर वेपर प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ हायर वेपर प्रेशर। और इफेक्ट ऑफ लोअर प्रेशर ऑन एवेपोरेशन क्या होगा एवेपोरेशन पर अगर उसका एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर डाउन कर दिया या अप कर दिया, और यही दोनों इफेक्ट पड़ेंगे हम बॉइलिंग के ऊपर। तो इसके लिए वंस अगेन लेट अस गो बैक इनटू अवर पावर पॉइंट स्लाइड्स। तो पावर पॉइंट स्लाइड्स में अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड डिस्कस की थी, ये थी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एवेपोरेशन। तो उसमें हमने जो एग्जांपल ली वो थी हमारे पास ये यरूशलेम की एग्जांपल, उसके साथ जो मेडिटेरेनियन सी है, सारे सी को 0 मीटर पे माना जाता है क्योंकि दैट इज़ द लोअरेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लोअर तरीन जो जगह है, सबसे यानी नशेबी इलाका है जहाँ पर पानी जमा है, तो वहाँ पर जो प्रेशर होगा उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो 0 मीटर के ऊपर जो लिया जाता है वो 1 ATM प्रेशर ये है, ठीक है। तो अब इस रेफरेंस अगर आप देखें, बात तो सारी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन सरसरी तौर पे वंस अगेन इसको गो थ्रू करते हैं। जब आप आगे जाएंगे तल अवीव की तरफ तो 30 मीटर है, और ये सारा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी बुक में नहीं है। अगर आप इसको यानी लिखने की कोशिश करेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ना याद करने की, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है। तो 30 मीटर हाई है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा और रेट ऑफ एवेपोरेशन भी डिफरेंट होगा। यरूशलेम उससे भी ज़्यादा हाइट पर है, 754 मीटर है। लेकिन जैसे ही आगे मूव करते हैं तो जरीको की तरफ, तो जरीको में जिसे आप डेड सी कहते हैं वो नीचे की तरफ नज़र आ रहा है ब्लू में। तो जरीको एक शहर है, -258। अब माइनस का मतलब ये है बेसिकली कि ये सी लेवल के रेफरेंस से नीचे की तरफ है, -258 मीटर। और जो खुद डेड सी है वो -430 मीटर है, यानी तकरीबन अगर आप कहें तो 1/2 किलोमीटर नीचे है। तो यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि ये सी से भी बिल्कुल नीचे है, सी को हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो प्रेशर नोट किया जाएगा एटमॉस्फेयर का वो 1 ATM है। तो डेफिनेटली ये मज़ीद डाउन है, तो इस वजह से इसके ऊपर जो प्रेशर होगा एयर का वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ एवेपोरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा और साथ ही बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी इफेक्ट होगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ये जो बैकग्राउंड है सारी, ये अगर जस्ट आप जहन में रखें तो हम जाते हैं वापस अपनी इस पोजीशन पर और इसको रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये इफेक्ट ऑफ लोअर प्रेशर ऑन एवेपोरेशन। एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस, क्योंकि बाहर जो उसके ऊपर प्रेशर है वो डाउन हो जाता है, उसकी एवेपोरेशन तेज़ हो जाती है। द डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस मेक इट ईजियर फॉर मॉलिक्यूल टू एस्केप इनटू द वेपर फेज। अब इसमें लिक्विड वाटर भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, सबके ऊपर सेम इफेक्ट होगा, सब क्या वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल water will evaporate more quickly at high altitudes where the atmospheric pressure is lower than at sea level. इसके लिए एग्जांपल जो हमारे पास मरी हिल है, डेफिनेटली बुक हमारी पाकिस्तान के रेफरेंस है, तो एग्जांपल भी पाकिस्तान के रेफरेंस से आई है। वो जो एग्जांपल समझाई है उसकी यरूशलेम की, जरीको की, वो तो जस्ट एक समझाने के रेफरेंस था, क्योंकि उसमें एक बड़ी यूनिक किस्म की एग्जांपल है जिसमें वो सी लेवल से डाउन जो जाती है सरफेस, वो बाई चांस डेड सी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है और बच्चों को समझ भी आ जाती है और बहुत अच्छी डायग्राम भी यानी मौजूद थी। अब आ जाता है यहाँ पर उसके अपोजिट इफेक्ट ऑफ हायर प्रेशर। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल उसके रिवर्स में जाएगा, लेकिन एग्जांपल हमारी ज़रा थोड़ी डिफरेंट है। इफेक्ट ऑफ हायर प्रेशर ऑन एवेपोरेशन एट हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीजेज। अगर आप इस लाइन को पिछली लाइन के साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल अपोजिट है। द इंक्रीज्ड external pressure on the liquid surface make it more difficult for molecule to escape into the vapor phase। जब उसके ऊपर हाई प्रेशर के ऊपर बहुत यानी लिक्विड के ऊपर हाई प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा
एटमॉस्फेयर का, तो उसके लिए एवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम एवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर विल एवेपोरेट मोर स्लोली एट लोअर एल्टीट्यूड्स वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हायर दैन एट सी लेवल। ये सारी लाइन वही है, जस्ट इन अपोजिट में यानी लिखने में ये इसके, लेकिन इसमें एग्जांपल मैंने ब्रैकेट में डाल दिया डेड सी एरिया, बस इससे ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आके ये हमारा यहाँ पर ये यानी कि टॉपिक, छोटा सा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया कि एवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इफेक्ट ऑफ लोअर प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, कि अगर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो चीज़ बॉयल हो रही है उसके अराउंड कम कर दिया जाए तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, और इफेक्ट ऑफ हायर प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम जो चीज़ बॉयल हो रही है इसके अराउंड अगर प्रेशर और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अगर हम हाई कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अब इसको हम डिस्कस करते हैं जी। अब चलते हैं इसके एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड decreases. This means the liquid can change to gas phase at lower temperature. It means the liquid requires a lower temperature to change into gas phase. अब इसको समझने के लिए मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए अपने स्लाइड्स की तरफ। वहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड्स भी रखी हुई हैं और कुछ हमने रखे हुए हैं, ये अपना कुछ थोड़ी एक आध वीडियो रखी हुई मैंने। ये बॉइलिंग आ गया। तो बॉइलिंग को हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ किया जाता है तो बॉइलिंग कैसे यानी डिक्रीज़ हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट। जिसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली कांस्टेंट चीज़ नहीं है, वो बदल सकती है। मतलब सबसे पहले तो इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को पहले आप देख लें, फिर इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका वीडियो का एड्रेस मैंने ये रखा हुआ साइड के ऊपर। Let's cool down some water by boiling it. The water in this beaker is hot, but it's not boiling because the molecules in the beaker don't have enough kinetic energy right now to rapidly fight against the air pressure from the outside that's squeezing them into a liquid state. But let's put them under less pressure. I'm going to suck some of the water up into this syringe, and then I'm going to seal the syringe with some transparent tape right over the hole. Perfect, nice and airtight. Now when I pull down the syringe, the air pressure inside will drop, and many of the liquid molecules in here will be able to fight against that lower pressure and become a gas. Oh yeah, look at that. The water is boiling. This is literally boiling water, but we have not warmed it up at all. In fact, now that it's boiling, it's actually colder. Water is just the average kinetic energy of all the molecules in the sample. But by boiling it like this, we've allowed those molecules with the highest kinetic energy to escape as a gas. So what's left in liquid form are actually colder molecules on average. अच्छा, अब इस पूरे में जो उसने अपना जो काम किया है, मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ये वाली, ये वाटर जो है ये बेसिकली हॉट वाटर है, बॉइलिंग नहीं है। पॉसिबल है इसका टेम्परेचर 85, 80, 90 तक हो। उसके बाद सिरिंज के अंदर उसने कुछ अमाउंट ले लिया पानी की, और सिरिंज का ऊपर का जो होल है उसको उसने ट्रांसपेरेंट टेप के साथ क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद जब इस पिस्टन को उसने नीचे की तरफ खींचा है तो वो एकदम, मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ अगर हो सके मुझसे, तो एक मिनट इसकी हम आवाज़ कर यहाँ पर जी। तो जब यहाँ पर उसने, और वहीं का वहीं आगे स्टॉप हो गया, चले यहाँ पर जब वो नीचे की तरफ गया तो उसकी सिरिंज के ऊपर वाले पोर्शन पर हो गया वैक्यूम क्रिएट, या यूँ कह लें कि प्रेशर जो है डाउन हो गया। जैसे ही डाउन हुआ है तो जो पानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है वो फील कर रहा है कि उसको यानी बॉयल होना चाहिए, तो वो वंस अगेन स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग एट लोअर प्रेशर। ये असल में इसके बैकग्राउंड थी, ये आपने इसका एक्सपेरिमेंट देख लिया। तो अब ज़रा चलते हैं आगे की तरफ। ये मैंने एक केस 1 केस 2 मीन जब आपका जो आउटसाइड आपका प्रेशर है डाउन हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होगा, और अगर आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप हो जाए तो क्या होगा। तो ये केस 1 उस रेफरेंस से लिखा हुआ मैंने, डिक्रीजेज इन बॉइलिंग पॉइंट बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। इसके लिए मैंने जो एक बनाई भी है तस्वीर या फोटोग्राफ, छोटी सी एनिमेशन भी, तो ये बेसिकली इस तरह समझाने के लिए। अदरवाइज़ मरी हिल और माउंटेन एवरेस्ट दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास तो है ही नहीं बिल्कुल। जस्ट एक चीज़ समझानी थी कि इस वक्त मरी हिल्स पे ये आपका सी लेवल हो गया, ये सी नज़र आ रहा है, ये सी लेवल है। सी लेवल पर डेफिनेटली 180 माना जाएगा प्रेशर एयर का। ये 2291 मीटर हाई है मरी हिल, और इस पोजीशन पर जो उसके ऊपर प्रेशर है
वो 86 किलो पास्कल है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर मुझे बताना चाहिए कि इसके अराउंड जो प्रेशर है इस वक्त किलो पास्कल में, तो किलो पास्कल में क्या होगा प्रेशर एट सी लेवल, अगर हम इसको चेक कर लें तो ये है 101। अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक ले जाऊं तो यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन लिखा, वहाँ पर इसकी सारी वैल्यूज़ भी हैं, एक ही नज़र में आपको सारी सामने आ जाएंगी, ये क्वेश्चन आपके सामने आना भी है। तो ये आपके पास है सी लेवल, वही तकरीबन तस्वीर है, 101.325 किलो पास्कल है ये जो दैट इज़ इक्वल टू 1 ATM। तो किलो पास्कल में क्योंकि ये डाटा जैसे किलो पास्कल में भी देखना पड़ेगा कि 1 ATM दैट इज़ इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। तो अब बैक चले जाते हैं वापस अपनी इस पोजीशन पर, ये क्वेश्चन हम आएंगे इंशाल्लाह दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये आ गया हमारा जिसके ऊपर हम पढ़ रहे थे, और बैक चले जाते हैं इधर। तो 101.825 जो किलो पास्कल था उसको अगर देखा जाए तो ये 101 ही अगर जेन में रखा जाए थोड़ी देर के लिए, तो यानी 101, तो ये किलो पास्कल जो हैं जो कि मरी हिल्स पर हैं वो 86 हो गया, यानी डाउन चला गया प्रेशर। और आगे जाएँ माउंट एवरेस्ट पे जो कि 8850 मीटर जो कि मरी हिल से भी ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट उसकी हाइट, तो वहाँ पर प्रेशर एकदम और ड्रॉप हो जाता है, 334 किलो पास्कल हो जाता है। अच्छा, अब इन तीनों के प्रेशर्स को कंपेयर कर लेते हैं। प्रेशर कह रहा हूँ इसके बॉइलिंग पॉइंट एट सी लेवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मरी हिल्स पे 98 यानी 2 डिग्री ड्रॉप हो जाते हैं। और वहाँ उससे आगे चले जाएँ 37 किलो पास्कल के ऊपर यानी माउंट एवरेस्ट पे, तो वहाँ 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होगा, यानी अगर आप 100 के साथ कंपेयर करें तो तकरीबन 30 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है, यानी इतना डाउन चला जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे ये पता लगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी चीज़ का, बात हम इस वक्त सिर्फ वाटर की कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लिक्विड्स हैं वो इससे सेपरेट हैं या अलग हैं, उनके साथ भी यही होगा। उनका बॉइलिंग पॉइंट जो सी लेवल पे होगा वो डिफरेंट होगा, और जो हाइट्स पर होगा वो डिफरेंट होगा, डेफिनेटली डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं आगे क्या पड़ा हमारे पास, ये दूसरा केस अभी से आगे पढ़ते हैं। तो वापस जाते हैं अपने इस पोजीशन पर। एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। अभी आपने देखा है कि क्या हुआ कि नॉर्मल यानी सरफेस ऑफ सी पर क्या बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, मरी हिल्स पर क्या है, और माउंट एवरेस्ट पर क्या है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, this means the liquid can change to gas phase at lower temperature. It means the liquid requires a lower temperature to change to gas phase. अब इसके अपोजिट पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या होने लगा, इफेक्ट ऑफ हायर प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। जब आप प्रेशर हाई कर देते हो तो फिर क्या होगा, एट हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेज, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। दिस मीन्स द लिक्विड कैन चेंज टू द गैस फेज एट हायर टेम्परेचर। इट मीन्स लिक्विड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू चेंज इनटू गैस फेज। अब इसके लिए जो एग्जांपल है वो प्रेशर कुकर की है, तो इसका एग्जांपल को पढ़ने से पहले सीधा पहले उधर ही चले जाते हैं। तो ये प्रेशर कुकर आ गया हमारे पास। प्रेशर कुकर की कंस्ट्रक्शन समझाने की ऐसा ज़रूरत नहीं, सब बच्चों को पता है, सब घरों में तकरीबन डेली ये यूज़ होता है, डेली नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 दफ़ा तो यूज़ होता ही है। ये क्लोज कंटेनर है और उसके ऊपर एक वेंट यानी एक सुराख है जहाँ से वो निकलती है, स्टीम निकलती है, लेकिन हम ऊपर एक वेट रख लेते हैं ताकि स्टीम निकले ना। ये वेट तकरीबन ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसे वापस जाके आपको पढ़ा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ, थोड़ा सा वो भी समझ नहीं हमने, बल्कि उसके यानी ये टॉपिक के बाद सीधा हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड ही है। ये लिखा हुआ यहाँ पर ये वाला कि इतना वेट रखा हुआ है हमने कि वो तकरीबन 2 ATM प्रेशर डेवलप हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। वापस चले जाते हैं दोबारा, तो 2 ATM यानी वेट इस तरीके से कैलकुलेटेड रखा होता है बनाकर, जो भी कंपनी ने बनाया उसको, तो उस कंपनी को पता होता है कि कितना इसका वेट रखना है, सो दैट कि वो क्या अपना स्टीम को निकलने ना दे बाहर, यहाँ तक कि अंदर का प्रेशर 2 ATM हो जाए। जब वो 2 ATM हो जाएगा, 2 ATM क्या है, हमारे नॉर्मल एयर प्रेशर से तकरीबन डबल। तो जब डबल हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो ये जो ऊपर वाला वेट है वो उसको फर्दर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो फिर प्रेशर रिलीज़ करना शुरू कर देता है और गैस की शेप में आपके सामने ये निकल रहा है बाहर, स्टीम की शेप में। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, अब अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप इसको पढ़ें जाकर वापस, तो इस पैराग्राफ को पढ़ भी लेते हैं, वो उसके साथ रिलेटेड है। दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट फिगर, वी कैन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, a pressure cooker has a lockable lid and a vent with small weight that control the pressure inside a cooker.
This small weight generally exert a pressure of 2 atm. The weight does not allow water vapors to escape until pressure inside the cooker reaches 2 atm, and the boiling point of water is elevated to 120. 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाता है इंटरनल टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट आई मीन टू से. So in hilly areas, due to drop of external pressure, the boiling point of water is depressed, and it cannot provide the energy as normal boiling water provides. Definitely जब डिप्रेस कर देगा तो कुकिंग के लिए उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा पानी जिससे वो कुक हो सके, तो कुकिंग जो है डिले हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है. सो फूड टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक. इन दिस सिचुएशन प्रेशर कुकर्स आर गुड टूल टू कुक फूड प्रॉपरली. जल्दी पकाने के लिए एक अच्छा टूल है. तो इसमें मेन चीज़ यही है कि भी एक तो जो वेट रखा हुआ 2 ATM है, वो जो 2 ATM है यानी वो जो वेट ऊपर रखा हुआ है जो अंदर प्रेशर को 2 ATM डेवलप कर देता है या डेवलप करने में हेल्प करता है, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट राइज कर जाता है और वो 120 तक चला जाता है. ठीक है. तो इसको दोबारा वापस चले जाते हैं. हम अपने यही प्रेशर कुकर की बात कर रहे थे. ये केस 2 है. पहला केस क्या था जिसमें हमने एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ होते हुए पड़ा था एल्टीट्यूड्स के ऊपर जाने के जाते हुए, यानी जब आप हाइट्स पे चले जाते हैं. तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये है जिसमें आपके पास प्रेशर कुकर है. तो प्रेशर कुकर के अंदर यानी किस तरीके से प्रेशर डेवलप होता है. अब प्रेशर डेवलप होने का एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं कि प्रेशर कुकर के बाहर हो रहा है डेवलप. बेसिकली ये जो लिक्विड सरफेस यहाँ पर है इसके ऊपर जो प्रेशर है वही असल में उसका एक्सटर्नल प्रेशर माना जाएगा. वो उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है जिससे बॉइलिंग पॉइंट राइज करके 120 तक चला गया. ठीक है. अब ज़रा चलते हैं वापस बैक टू अवर नोट्स. तो नोट्स में हम जो पढ़ रहे थे तो उसमें वापस चले जाते हैं. अभी इसके फ़ौरन बाद हमें नीचे ही आना है. यहाँ पर जो एग्जांपल हमने पढ़ी थी यानी जो क्वेश्चन है, अब ये इफेक्ट ऑफ हायर प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट. एट हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस. दिस मीन्स द लिक्विड कैन चेंज टू गैस फेज एट हायर टेम्परेचर. It means liquid requires higher temperature to change into gas phase. For example, in pressure cooker, the high pressure suppresses boiling point until a higher temperature allowing water to boil at high temperature. This allows food to cook faster. इस तरीके से हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्योंकि इसी से रेलेवेंट है मैंने इस क्वेश्चन को एंड पे सिर्फ आई थिंक एक ही क्वेश्चन है जो हमने वहाँ पर लिखा हुआ है. चलते हैं और इसको साथ ही निबेड़ देते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था. ये था क्वेश्चन थिंक टैंक में था. क्वेश्चन 1 है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड हाउ इट अफेक्ट्स कुकिंग टाइम्स. प्रोवाइड ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड एक्सटर्नल प्रेशर. अब फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर. उस पर डिपेंड करता है, यानी इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है. लिक्विड बॉयल व्हेन इट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. लिक्विड तभी बॉयल करेगा जब उसका इंटरनल प्रेशर जो उसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर आई मीन टू से. इट मीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डज नॉट ए कांस्टेंट फिगर. कांस्टेंट फिगर नहीं है. इट मे बी डिक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर. इट मे बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर. यही केस 1 आ गया. अभी केस 1 क्या है इसको ज़रा देखें. अगर आप ये सारा यहाँ पर जो डिटेल नज़र आ रही है ये सारी डिटेल आप खुद लिख सकते हैं अगर आपको ये पिक्चर याद है. पिक्चर की जो फिगर्स हैं वो सारी यहाँ पर यूज़ होने हैं और वो डेफिनेटली पिक्चर याद होगी तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स योरसेल्फ. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ नॉट ए कांस्टेंट फिगर. वी कैन डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बाय डिक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर. एज वी मूव अप अवे फ्रॉम द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड इन रिटर्न बॉइलिंग पॉइंट और यानी इसके असर में या इसके वजह से होता क्या है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आल्सो डिक्रीजेज. वो भी डिक्रीज कर जाता है. दिस इज क्लियर फ्रॉम द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इन मरी हिल्स एंड माउंट एवरेस्ट इन द फॉलोइंग डाटा. अभी 3 किस्म के डाटा हैं. पहला है तो आपका नॉर्मल सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल है जिसे 1 ATM कहते हैं. हमें ये फिगर याद रखना पड़ेगा. उस जगह पे वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करते हैं. जैसे ही आप मरी हिल पर जाते हैं the mary hills are approximately 2291 meter above sea level. Atmospheric pressure drops to 86 kilopascal. Boiling point of water क्योंकि ड्रॉप कर गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बॉइलिंग वाटर ऑटो ड्रॉप टू 98, 2 डिग्री कम हो जाएगा. तीसरी एग्जांपल माउंटेन एवरेस्ट की है. माउंट एवरेस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 8850 मीटर. बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन करें तो क्या लेंगे आप 1 किलोमीटर बन गया. 1000 होता है 1 2 3 हाँ 1000 होता है 1 किलोमीटर के बराबर अबव सी लेवल.
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप्स टू 34 किलो पास्कल, और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर होगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क पड़ जाएगा। सो इन हिली एरियाज ड्यू टू ड्रॉप ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिप्रेस्ड मीन कम हो जाता है, एंड कैन नॉट प्रोवाइड द एनर्जी एज नॉर्मल बॉइलिंग वाटर प्रोवाइड। सो फूड टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक। यहाँ तक आके हमने इसको यानी कर लिया। दूसरा केस भी पढ़ते हैं साथ ही, उसमें हमने पढ़ तो ऐसे लिया है। अब आता है हमारे पास नया टॉपिक, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, केपीटी एंड गैस लाज। तो गैस लाज को एक्सप्लेन करने से पहले ये एक दो पॉइंट हैं। अ सैम्पल ऑफ ए गैस कैन बी कैरेक्टराइज बाय 4 वेरिएबल्स। गैस को अगर उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करना तो हमारे पास 4 वेरिएबल होना ज़रूरी है। उसमें से नंबर 1 पे आता है मोल्स ऑफ गैस स्मॉल एन, वॉल्यूम V, प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। इन 4 वेरिएबल्स को यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म के गैस लाज बनाए गए हैं। मसलन अब गैस लाज की डेफिनेशन भी यही है कि द रिलेशनशिप दैट express the influence of one variable on another with 2 variables constant are called gas laws। अच्छा, वो यानी जो 4 वेरिएबल हैं, इन 4 वेरिएबल्स में से 2 को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ में कि प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में अटैच करके एक लॉ बनाया गया, जबकि टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। जब आप चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे तो चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान लॉ क्रिएट किया गया है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। और एंड वाला एवोगाड्रो लॉ, वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के दरमियान लॉ है, उस वक्त टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। तो 2 कांस्टेंट है और 2 के दरमियान वेरिएबल यानी लॉ यानी क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के अंदर यह है कि बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। अब इसमें जो लफ्ज़ लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। जब भी ऊपर बात भी कर रहे थे दी वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, हम फिक्स्ड अमाउंट का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल भी फिक्स हो गए। इन 2 सूरत हाल में होगा कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और अमाउंट भी कांस्टेंट कर दी तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस वेरीज इन्वर्सली विद प्रेशर। उस वक्त जो वॉल्यूम होगा वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम चले जाएं अपने वाइट बोर्ड पर, तो वाइट बोर्ड को थोड़ा सा हमें समझा देगा कि ये इस वक्त हमारे पास है 4 वेरिएबल हैं, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और फिर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा लॉ इस वक्त जो बॉयल लॉ वो इसके इन दोनों के दरमियान में। इसमें बताया जा रहा है कि जो वॉल्यूम है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, और इन्वर्सली को समझाने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर P, ये आ जाता है P। इन्वर्सली के लिए हमें 1/, लिखना पड़ता है, और जिसके इन्वर्सली उसको नीचे लिख देते हैं उस वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल इन्वर्सली का मतलब समझाने के लिए हम चले जाते हैं, ये अगर अर्थ है, एग्जांपल हम फिज़िक्स से ले आते हैं, तो उसमें ये हमें सेंटर से ऊपर की तरफ जब मूव करते हैं, यानी हाइट वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तो एच इंक्रीज़ होती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही एच इंक्रीज़ होगी तो याद होगा हमारे पास ग्रेविटी होती है G, स्मॉल g, वो 9.8 और कुछ लोग उसको 10 भी ले लेते हैं, ये वैल्यू। अगर आप जाएंगे अगेंस्ट अर्थ, अवे फ्रॉम अर्थ, तो h जो है इंक्रीज़ होगा और g डिक्रीज़ होता चला जाएगा। हम लिख सकते हैं कि g जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट के, और इन्वर्सली लिखने के लिए 1/, लिखेंगे 1/h। तो g इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जब हाइट इंक्रीज़ होगी तो g डिक्रीज़ होगा, जब हाइट डिक्रीज़ होगी तो g इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली यहाँ पर है कि जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। इसी को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। तो अब आएगा वीज, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, स्टूडेंट ने देखा होगा, पढ़ा होगा 10th क्लास की मैथमेटिक्स में रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस आती हैं, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रोपोर्शनलिटी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कांस्टेंट व्हेन वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी और मल्टीप्लाई 1/p, ठीक है। अब p को दला के v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, p इंटू वी, तो दिस इज़ इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट की जगह k भी यूज़ हो सकता है, वहाँ पर k भी यूज़ किया गया है, p इंटू वी इज इक्वल टू k। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। लेकिन अब इसको समझने के बाद अगर हम चले जाएं अपना पावर पॉइंट में, वहाँ पर 1-2 स्लाइड हमारे पास इंतज़ार कर रही हैं। बस ये है स्लाइड, ये आ गया बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास है प्रेशर, वॉल्यूम, ये 4 वेरिएबल जो गैस को डिस्क्राइब करते हैं, उसमें जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो इस वक्त हमारे पास है ये टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इस वक्त जो प्रेशर और वॉल्यूम है इनके इन बिटवीन हमारा लॉ है।
अब इसके बाद हम ये जस्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इस वक्त छोटी सी एनिमेशन है उसमें क्या क्या दिखाया हुआ है। तो ये आएगा जनाब यहाँ पर, ये इस वक्त नंबर ऑफ़ यानी गैस यहाँ पर रखी हुई है, ये बेसिक मेन एरिया ये वाला येलो वाला जिसमें गैस इनक्लोज है। यहाँ से गैस आप एंटर कर भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, ये ऊपर लगा हुआ पिस्टन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेशर कम या ज़्यादा हो रहा है, वी आर बेसिकली इंसर्टिंग वेट ओवर पिस्टन। आप वेट को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर के लिए इधर हमने बर्नर रखा हुआ है जो फ़िलहाल कांस्टेंट है और टेम्परेचर 300 पे फिक्स है। जब ये बर्नर स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर, ये डायल जो है वो रीड करेगा इसको, और ये वाला जो डायल है ये प्रेशर को रीड कर रहा है और उसका कनेक्शन इधर यानी सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है और ये वॉल्यूम को रीड कर रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है इसमें कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस, इस पूरी मूवमेंट के दौरान आपको ये जो गैस है, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ गैस, ये इसके अंदर येलो के अंदर वो अपनी जगह पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रही। यहाँ से कोई गैस ना एंटर की जा रही है ना बाहर निकाली जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 टेम्परेचर, ये क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। टेम्परेचर का जो इसका शोला है या इस वक्त इसका जो फ्लेम है वो भी कांस्टेंट पड़ा हुआ है और यहाँ पर टेम्परेचर भी 300 पर फिक्स है। अब हो क्या रहा है, जब आप उसके ऊपर वेट इंक्रीज़ करते हैं तो ये गैस दब के वॉल्यूम डाउन कर देती है और साथ ही डायल के ऊपर उसका प्रेशर इंडिकेट होना शुरू हो जाता है। जब ये नीचे दबती है तो जो प्रेशर है इस तरह मूव कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और जब ये ऊपर जाती है वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम होता है, साथ ही नीडल पीछे चली जाती है। तो ये एक छोटी सी एनिमेशन के साथ उन्होंने समझाया हुआ है। और आगे जो मैं दिखाना चाह रहा था वो ये था कि ये जो है हमारे पास बॉयज़ लॉ है और ये हमारे पास जो तस्वीरें हैं ये वाली, ये जो फोटोग्राफ है ये वाला पहले वाला, कि इसी ये पूरी ये लंबी चौड़ी इस वक्त जो हमारे पास छोटी सी एनिमेशन है उसकी बजाय बुक ने सिर्फ इतना ऐसे ही दिखाया हुआ है कि ये सिलेंडर पिस्टन है जिसमें ये पिस्टन है और उसके अंदर ये गैस इनक्लोज्ड है और V1 इसका वॉल्यूम है और ये 5 kg जो उसके ऊपर प्रेशर रखा हुआ है यहाँ पर पड़ा हुआ है। जैसे ही आप उसके ऊपर प्रेशर 5 kg से 10 kg कर देते हैं, जब मास डेफिनेट उसके ऊपर एक वेट रखेंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो होगा क्या कि वो जो पिस्टन है क्योंकि मूवेबल है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव कर जाएगा और उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा वॉल्यूम। इसी को आप रिवर्स भी सोच सकते हैं कि फ़र्ज़ करें इस शेप में पड़ा हुआ था जिसमें हमारे पास ये जो यानी वॉल्यूम है वो बहुत कम है, जैसे 10 kg से 5 kg की तरफ लेकर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूल्स की जो इम्पैक्ट्स हैं वो उसको इतना यानी ज़्यादा है जिससे वो ऑटोमेटिकली पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और V2 से वॉल्यूम V1 हो जाएगा। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद अब हम बैक जाते हैं, उसको देखते हैं, चेक करते हैं अपने इस नोट्स को। Boyle's law states that at constant temperature the volume of a fixed amount of a gas varies inversely with pressure. डेफिनेशन की ख़ास बात यह है कि इनके अल्फाज को जस्ट लाइक वर्सिव याद करना पड़ता है। डेफिनेशन की छेड़छाड़ की बच्चों को वैसे इजाज़त नहीं होती कि इसलिए कि वो उसमें गड़बड़ कर जाते हैं अल्फाज से जिससे उनकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ट्राई टू मेमोराइज डेफिनेशंस एज सच, उनको ऐसे ही याद करें। मैथमेटिकली ये मैं उधर कर चुका हूँ वैसे भी, वी इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, v इज़ इक्वल टू k इंटू 1/p, वहाँ मैंने कांस्टेंट लिखा है, यहाँ पर k लिख दिया है, p इज़ इक्वल टू k और p इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, अब ये चीज़ समझनी है, KPT इंटरप्रटेशन, अफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन प्रेशर, यानी जब वॉल्यूम का प्रेशर पे अफेक्ट क्या हो रहा है। अब इसको पढ़ते देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस, बल्कि इसको मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि जूम आउट कर दूँ ताकि दोनों चीज़ें सामने नजर आए। ये आ गया, व्हेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिक्रीजेज, ये इधर से इधर की बात हो रही है, V1 से V2 की तरफ। जब आप उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे, डेफिनेट कैसे करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। आपने उसका वेट 5 kg से 10 kg कर दिया। द गैस पार्टिकल हैव लेस स्पेस टू मूव अराउंड, और गैस पार्टिकल क्योंकि वॉल्यूम डिप्रेस हो गया, कम हो गया, तो मॉलिक्यूल की जो कोलिजन्स हैं वो अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर और एंड अगेंस्ट द पिस्टन वो इंक्रीज़ कर जाएंगे। There is a certain more frequent collision with the wall of the container which increases the pressure, इसलिए प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब इसी को कन्वर्सली सोच लें, कन्वर्सली मीन इसके अपोजिट, इसके बरक्स होगा क्या कि जब आप इसका प्रेशर डाउन करेंगे ऊपर से 10 kg की जगह 5 kg कर दें तो वंस अगेन क्या होगा, कन्वर्सली इफ़ वॉल्यूम इंक्रीजेज द पार्टिकल। अच्छा, वो वॉल्यूम इंक्रीज के रेफरेंस से बात कर रहा है, वो प्रेशर को नहीं बता रहा कि प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो होगा क्या, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, बात अब भी वही है। अच्छा, आप कन्वर्सली को देख लेते हैं, तो कन्वर्सली का मतलब इसके बरक्स, इफ़ वॉल्यूम इंक्रीजेज द पार्टिकल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर डेफिनेटली लेस ऑफन। जब ये वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो
पर एरिया या पर यूनिट एरिया जो मालिक्यूल की कुलियन है वो कम हो जाएगी, और यही पर यूनिट एरिया जो कुलियन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। द पार्टिकल कोलाइड विद द वॉल लेस ऑफन डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको ये 2 पॉइंट देख लेते हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड का मतलब। यहाँ पर लिखा हुआ है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट सिंस टेम्परेचर डज नॉट चेंज, क्योंकि टेम्परेचर का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मालिक्यूल्स की वो सेम रहेगी। उससे होगा क्या, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज, उनकी स्पीड चेंज नहीं होती, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलियन विद द कंटेनर वॉल चेंजेस। होता सिर्फ एक काम है कि ये जैसे ही इसको रिड्यूस करते हैं प्रेशर को, तो इसकी पर यूनिट एरिया जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ जो कुलियंस हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी। ये इसकी बात यहाँ पर हो रही है। द कंटेनर वाज चेंज जिज ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, राइट। और इसी के रिवर्स भी सोच लें, तो जब आप रिवर्स का मतलब यह है कि जब आप इसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से होगा क्या, मालिक्यूल की जो यहाँ पर स्मॉल एरिया के अंदर जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी बहुत ज़्यादा हिट करने की वो कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ज़रा चार्ल्स लॉ की तरफ चलते हैं। तो चार्ल्स लॉ के अंदर जनाब सबसे पहले ये ओपन करते हैं इसका पर्दा। द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि इसमें होगा क्या कि जनाब आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। इस दौरान यहाँ पर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल जो है वो कांस्टेंट रखे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम चले जाते हैं बैक अपने वर्क एरिया की तरफ। यहाँ आ गया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और एन है। इसमें हम इस वक्त इन दोनों को रखेंगे कांस्टेंट, इसको चेंज नहीं करना। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। इस दौरान आप इसको ये नहीं लिख सकते, ये 1/, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी को इंडिकेट करता है। जैसे कि बॉयल लॉ में था, डायरेक्टली को शो करने के लिए इसका यही तरीका है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब आप इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यूजुअली एक कांस्टेंट आता है, CONSTANT कांस्टेंट लिख लें या K लिख लें तो ये आ जाएगा। और उसके बाद T को नीचे ले जाएं, V/T दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट K लिख लें बेशक। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब आप इसके लिए वंस अगेन चलते हैं उसके यहाँ पर इस जगह। तो इसको यहाँ पर चेक करते हैं हम अपना चार्ल्स लॉ, जैसे वहाँ चेक किया था बॉयज़ लॉ के लिए। तो अब यहाँ पर फिर वंस अगेन वही P, V, T और N 4 वेरिएबल यहाँ पर लिखे हुए मैंने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसमें से जो ब्लू है V और T, इनके दरमियान हमारा रिलेशनशिप है। P और N दोनों ब्लैक हैं, वो दोनों ही कांस्टेंट रखे हुए हैं। अब अगेन ऑपरेटर सारा वैसे के वैसे ही है। ये जो है ये हमारे पास मैंने बताया था कि इसमें से आप मास को एंटर कर रहे हैं, गैस को एंटर कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। उसके बाद ये वॉल्यूम नोट करता है, ये हमारा वर्क एरिया जिसमें आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। ये हमारा बर्नर है जो यानी उसकी वजह से हीट आप अंदर एंटर कर रहे हैं, जिस वजह से टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ डायल पर शो हो रहा है। लेकिन इस दौरान जो प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर 1.5 पे रुका हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ना मास में कोई चेंज आ रही है ना आपका प्रेशर में कोई चेंज आ रही है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो है इस वक्त प्रेशर हमने कैसे कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने 2 वेट रखे ज़रूर हुए हैं लेकिन वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रही। जबकि बॉयल लॉ में याद होगा नंबर ऑफ़ वेट्स इंक्रीज़ हो जाते थे, कभी डिक्रीज़ हो रहे थे, ऊपर जो एनिमेशन हमने देखी है। तो यहाँ पर ये वेट कांस्टेंट है, अपनी जगह ही पड़े हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। अब हो क्या रहा है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये मालिक्यूल एनर्जी यानी एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे इनकी थरथराहट, इनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है। वो तेज़ हो जाएगी तो इनकी इम्पैक्ट्स जो हैं पर यूनिट जो कुलियन है, पर यूनिट एरिया जो कुलियन है, नंबर ऑफ कुलियन या फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन प्रेशर ने तो कांस्टेंट रहना है, तो इस वजह से पिस्टन आहिस्ता से ऊपर मूव कर जाता है ताकि प्रेशर सेम रहे, प्रेशर में कुछ चेंज ना आए। तो ये हमारे पास बॉयज़ लॉ आ गया, तो चार्ल्स लॉ आ गया। तो चार्ल्स लॉ के आगे जो डिस्क्रिप्शन हमारी अपनी यानी बुक में तस्वीर बना के शो की हुई है वो ये है कि ये वॉल्यूम है हमारे पास गैस का, और इस वॉल्यूम V1 के ऊपर टेम्परेचर इसका T1 है। और जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर, आप इसको हीट दे रहे हैं, तो मालिक्यूल बिकम एनर्जेटिक, दे विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग एनर्जी। होगा क्या
को जब एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी तो ऑटोमेटिकली पिस्टन जो है वो ऊपर मूव कर जाएगा टू कीप प्रेशर कांस्टेंट। तो उससे होगा क्या, वॉल्यूम V1 से V2 में चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हमारी बुक में यानी इस फोटोग्राफ से शो किया हुआ है, तो हम इस फोटोग्राफ को रखेंगे। ये जो एनिमेशन है वो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं बैक अपने उससे नोट्स की तरफ, तो उसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये चीज़ तो वही है मैथमेटिकली जो मैं अभी कर चुका हूँ। हाँ, इसको चेक करते हैं कि अब ये क्या चीज़ है। KPT इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं और इसके सामने हमारे पास होना चाहिए ये इसकी फ़ोटोग्राफ भी। तो जी देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम, ये पढ़ते हैं। और साथ ही इसका थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ ताकि ये एरिया जो वो थोड़ा क्लियर हो जाए, सामने आमने सामने आ जाए। अच्छा जी, when temperature of a gas increases the kinetic energy of gas particle increases। ये सारी वही एक्सप्लेनेशन जो मैं कर भी चुका हूँ। दिस मीन्स द पार्टिकल मूव फास्टर टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। जब वो फास्टर मूव करेंगे तो डेफिनेटली उन्होंने प्रेशर डेवलप कर देना है, अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है। दिस मीन्स द पार्टिकल मूव फास्टर टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मस्ट इंक्रीज टू अलाउ द पार्टिकल टू ट्रैवल फर्दर बिटवीन कुलियन विद द कंटेनर वाल्स, दस कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। इस वजह से प्रेशर कांस्टेंट यानी रहता है। अच्छा, कन्वर्सली इसके अपोजिट भी सोचें आप बेशक। इफ़ टेम्परेचर डिक्रीजेस, जब आप टेम्परेचर यानी यहाँ पर इस वक्त जो सेकंड हमारा ये वाला जो यानी सिलेंडर पिस्टन का अपरेटस है, यहाँ पर अगर आप इसको कूल डाउन करना शुरू कर देंगे तो मॉलिक्यूल जो है वो स्लगिश हो जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे, इनके इम्पैक्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर एंड पिस्टन डाउन हो जाएंगे, जिससे जो गैस ठंडी होकर ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। Conversely, if the temperature decreases, the kinetic energy of particle decreases, the particle moves slower and the volume must decrease to maintain constant pressure। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ समझ ली, लेकिन अब ऐसा करते हैं कि ये नीचे वाला यहाँ भी एक चीज़ छुपी है, उसको भी चेक करते हैं। जी ये हटा दिया। कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल, द वॉल्यूम चेंजेस टू बैलेंस द इंक्रीज और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स ऑफ कूलिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। क्योंकि जब टेम्परेचर चेंजेस होती हैं, यहाँ पर आपने जब इसमें टेम्परेचर ऐड करेंगे तो इनकी कूलिंग इंक्रीज़ हो जाएंगी, इससे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हो क्या रहा है, दी वॉल्यूम चेंजेस टू बैलेंस। वॉल्यूम यानी इस वजह से चेंज होता है ताकि वो इंक्रीज या डिक्रीज प्रेशर को कूलिंग की वजह से हो रहा है उसको बैलेंस कर सके, मेंटेनिंग कांस्टेंट प्रेशर, ताकि प्रेशर कांस्टेंट रखा जा सके। अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, इसमें क्या चाहिए हमारे पास, इसकी जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों चीज़ें आप उन्होंने कांस्टेंट बता दी। बाकी रह क्या गई, एक वॉल्यूम रह गया और एक एन रह गया। तो लॉ बेसिकली एवोगाड्रो लॉ इन्हीं दोनों के दरमियान में है। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट। जो गैस प्रेजेंट है उसकी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। अगर हम बाकियों की तरह इसको भी जाके वर्क एरिया में चेक करें तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये आ गया, ये हमारे पास आगे 4 वेरिएबल हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ एन है। तो अब जो लॉ है वो इनके इन बिटवीन है, जबकि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट होंगे एवोगाड्रो लॉ के अंदर। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जनाब एन के, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, दिस इज़ एन। यूजली इसके लिखने के दौरान यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि कांस्टेंट, ये भी लिखा जाता है, मैंने पीछे नहीं लिखा लेकिन वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं पी और टी, ये लिख सकते हैं कि भाई ये दो चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो व्हेन प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिमूव्ड अ कांस्टेंट के अपीयर, या आप सिर्फ ऐसे भी कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। वी ओवर एन जो है नंबर यानी वॉल्यूम ओवर नंबर ऑफ मोल रेशियो, इट इज़ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास है एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉज को अब जनाब ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं बैक इनटू अवर ये, और इसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं। ये आ गया मैथमेटिकली वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड वी इज़ इक्वल टू के इंटू एन। इससे आगे सॉल्व नहीं किया लेकिन आप कर सकते हैं, वी ओवर एन इज इक्वल टू के, ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन इसको आगे जाने से पहले ज़रा वंस अगेन लेट अस गो इनटू अवर स्लाइड, और मेरे ख्याल में यहाँ पर भी हमने रखी हुई है इसकी एनिमेशन बना के। सॉरी मैंने तो नहीं बनाई, ये तो बनी बनाई है, लेकिन इसको हम चेक करते हैं। अब देखें इस पोजीशन पर आके इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, जो आपका शोला है, जो फ्लेम है वो अपनी जगह फ्लिकरिंग नहीं कर रहा, क्योंकि फ्लिकरिंग करने का साइन ये है कि ये ऑन है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है,
क्योंकि प्रेशर कहाँ से देखेंगे कांस्टेंट है, एक तो डायल बताएगा, दूसरा ये ऊपर देखें ये दो वेट पड़े हुए हैं, बस वो दो ही पड़े हुए हैं। सिर्फ बॉयज़ लॉ के केस में ये जो वेट्स थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे या डिक्रीज़ हो रहे थे। अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या चेंज हो रही है, ये आपके नंबर ऑफ मोल हैं। ये जब नीचे की तरफ जाता है तो मतलब गैस आपने इन कर दी, और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो गैस आपने बाहर की तरफ निकाल ली। तो अब हो क्या रहा है, जो लॉ है बेसिकली नंबर ऑफ मोल जो इसमें एंटर हो रहे हैं या कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं और वॉल्यूम के दरमियान में, ठीक है। तो ये आपका एवोगाड्रोस लॉ है। यहाँ पर जनाब आपको जो बुक ने दिखाई है तस्वीर वो ये है कि इफ़ नंबर ऑफ मोल यानी इस कंटेनर में N1 है और इसकी पोजीशन में पिस्टन की ये है, तो होगा क्या कि जैसे इसके नंबर ऑफ मोल N2 कर दिए यानी अमाउंट ज़्यादा कर दी, तो वो अपने आप को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल इंक्रीज़ करेंगे तो इम्पैक्ट्स ऑन वाल ऑफ कंटेनर इंक्रीज़ हो जाएंगे। कुलियंस अगेंस्ट दी वाल ऑफ कंटेनर और पिस्टन इंक्रीज़ होते साथ ही प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज़ होना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें लिखा हुआ उसकी यानी कंडीशन है कि प्रेशर विल नॉट बी चेंज। प्रेशर सेम रखने के लिए वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, जिससे जो प्रेशर है वो दोबारा वंस अगेन रेस्टोर हो जाएगा, यानी अपनी असल पोजीशन पर आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब इसको करते हैं यहाँ से क्लोज़ और चलते हैं बैक उस तरफ अपने नोट्स की तरफ। तो चेक करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ये हटाया इसको। KPT इंटरप्रिटेशन में इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑन वॉल्यूम। When the number of moles of a gas increases, the number of colliding particles with the wall also increases. To keep pressure constant, the volume of the container must increase to accommodate the additional particle and maintain the same number of collision per unit area. क्योंकि नंबर ऑफ collision इंक्रीज़ कर जाती हैं ड्यू टू एडिंग मोर गैस, तो उसको सेम रखने के लिए प्रेशर को, क्योंकि नंबर ऑफ collision इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो इसलिए वॉल्यूम को इंक्रीज़ होना पड़ता है ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। और कन्वर्सली भी सोच सकते हैं आप कि इसके साथ ही अगर मैं इसको भी सामने ले आऊँ तो अब इसको कन्वर्सली भी देख लेते हैं। कन्वर्सली इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज़, अगर आप इसमें से गैस को निकाल देते हैं तो फिर क्या होगा, वो इम्पैक्ट्स कम हो जाएंगे अगेंस्ट द वॉल ऑफ कंटेनर एंड पिस्टन, तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा पिस्टन। अच्छा, कन्वर्सली इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज द वॉल्यूम मस्ट डिक्रीज टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम को डिक्रीज़ होना पड़ेगा ताकि कांस्टेंट प्रेशर रखा जा सके। अब आगे चल के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को समझने के लिए एक दो स्लाइड भी रखी हुई है, लेकिन यहाँ से हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन इज़ द रैंडम मूवमेंट ऑफ ए गैस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम चलते हैं, पहले तो इधर चले जाते हैं स्लाइड में, देखते हैं हमारे पास कुछ पड़ा हुआ देखने के लिए। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्टार्ट हो गया, तो ये आ गया जनाब हमारे पास ये। अच्छा जी, अब इसमें जी होने क्या लगा है कि यहाँ पर जो हमने रखी हुई ये डिफ्यूजन ऑफ गैस है, इसमें ये हो क्या रहा है, ये भी एक यानी समझ लें कि एक छोटी सी वीडियो टाइप है। ये गैस एक सिलेंडर नीचे है, एक सिलेंडर ऊपर है, रख दिया है, दरमियान में एक लिड थी वो हटा दी है। ब्रोमीन गैस की प्रॉपर्टी ये है कि वो ब्राउन कलर की होती है। ये देख लें नीचे ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन भी कहते हैं इसको, वो गैस है। ऊपर वाला जो सिलेंडर था बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी था, बिल्कुल क्लियर था, लेकिन जैसे उसके दरमियान से लीड हटा के उसको ऊपर रखा तो गैस जो है ऊपर एयर है, डेफिनेटली एम्प्टी सिलेंडर में तो एयर ही होगी, और नीचे वाला ब्रोमीन है, दोनों आपस में इंटरमिंगल होना शुरू हो जाते हैं, आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। इसी को डिफ्यूजन ऑफ गैस कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब साथ ही नीचे की तरफ देखते हैं। ये आ गया जनाब हमारे पास ये इस वक्त जो है हमारे पास जो बनाया गया है, बुक की तरफ से दी गई है डायग्राम, वो ये है जनाब आपके पास कि इसमें दो कंटेनर, एक में हाइड्रोजन है, दूसरे में हमारे पास ऑक्सीजन है। तो जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान उन्होंने बस रेड और वाइट का डिस्टिंक्शन दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और दरमियान में स्टॉप कॉक लगा हुआ है, और ये ए पिक्चर है आपकी तरफ, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर अगला देखते हैं आगे क्या है कि स्टॉप कॉक ओपन कर दिया बी डायग्राम में, तो हुआ क्या, जैसे ही ओपन किया तो उसमें से कुछ रेड मालिक्यूल निकल के लेफ़्ट साइड पे आना शुरू हो गए, और लेफ़्ट साइड से कुछ मालिक्यूल निकल कर वाइट वाले रेड वाले में एंटर होना शुरू हो गए। और थर्ड हमारे पास ये है कि सी यानी जो डायग्राम है उसमें सारे मालिक्यूल एक दूसरे में इंटरमिंगल हो गए हैं, रेड वाले और वाइट वाले दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर तकरीबन सेम कंसनट्रेशन उन्होंने क्रिएट कर दी है।
तो इस तरीके से हमने इसको यानी यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को समझा। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें आप या मेरा करने का कोई काम नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चलेगा। इसको जनाब बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे कि घरों के अंदर हमारे फॉर एग्जांपल किसी एक कॉर्नर के अंदर आपने कोई परफ्यूम अपने कपड़ों पे अप्लाई किया, तो विद इन फ्यू सेकंड्स पूरे एक रूम के अंदर पहले तो नॉर्मल एयर ही है, लेकिन वो परफ्यूम जो है मालिक्यूल जो विद इन फ्यू सेकंड्स पूरे रूम में पूरे कमरे में फैल जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई आपने ख़ास किस्म की चीज़ पकाई है तो उसकी जो खुशबू है वो भी पूरे मोहल्ले में पूरे स्ट्रीट में फैल जाती है, मुख्तलिफ घरों को पता लग जाता है कि किसी घर में ये पर्टिकुलर चीज़ बन रही है। रीज़न क्या है? डिफ्यूजन। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, ज़रा इसको बैक पे जाके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिफ्यूजन इज ए स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ, ये असल में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि यूजुअली मैं पॉइंट के में लिख देता हूँ। ये बेसिकली होते हैं एमसीक्यूज टाइप से होती हैं। डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेज। इसमें एक खास पॉइंट है, ये नॉन रिएक्टिंग गैस होना चाहिए। रिएक्टिंग गैस होंगी तो वो आपस में रिएक्शन शुरू कर देंगी, वो फिर डिफ्यूजन नहीं होगी, वो केमिकल रिएक्शन बन जाएगा। तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेज टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर। When perfume is sprayed in a room at first, perfume molecules are concentrated in a sprayer। पहले में हो गया, पहले क्या था, जब वो एक स्प्रेयर के अंदर कंसनट्रेटेड था सारा परफ्यूम, जैसे आपने एक यानी एक पफ आउट किया, एक पफ यानी एयर में मारा या लगाया या अपने कपड़ों को पफ आउट कर दिया, तो होगा क्या, they concentrated in the sprayer and they dispersed across the room due to diffusion, due to cooling of molecule। अब मालिक्यूल के दरमियान कूलिंग चल रही है कंटिन्यूस, गैस मालिक्यूल के यानी गैस मालिक्यूल्स में भी जो एयर है, परफ्यूम मालिक्यूल के इन बिटवीन भी, और परफ्यूम और एयर के दरमियान भी। और इस पूरी लंबी चौड़ी जंग में लंबी चौड़ी यानी इसमें जो हो रही है आपस में कूलिंग, यानी इस वजह से सारे के सारे मालिक्यूल जो हैं गैस के और परफ्यूम के वो स्प्रेड हो जाएंगे इनवली थ्रू आउट दी एरिया। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आने लगा डिफ्यूजन एंड केपीटी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की यानी रोशनी में उसकी लाइट में आपने डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसमें अब जस्ट रीडिंग ही है, उसको साथ साथ जितना हो सका मैं समझा दूँगा। बेसिकली तो हम सारी चीज़ें तकरीबन समझ गए हैं। व्हेन टू डिफरेंट गैसेस कम इनटू कांटेक्ट देयर पार्टिकल्स बिगिन टू मूव टुगेदर। अब ये जो टू डिफरेंट गैसेज हैं उसके लिए आपके सामने ये जो एग्जांपल है, हमारी ये जो डायग्राम है, आप इसको सामने रख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को रेड शो किया हुआ है, हाइड्रोजन को वाइट शो किया हुआ है, हालांकि वो दोनों कलरफुल गैसेस नहीं हैं। तो अब इसको ऊपर पढ़ लेते हैं। बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी ईच टाइप ऑफ गैस पार्टिकल मूव रैंडमली, बस रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी एमलेसली इधर उधर यानी विदाउट एनी एम मूव किए चले जा रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन। दिस रैंडम एंड कॉन्स्टेंट मोशन काजेज दी गैस टू सेपरेट एंड मिक्स अप। ये रैंडम मोशन जो है या एमलेसली जो मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सारी गैसें मिक्सअप होती हैं। द गैस पार्टिकल चेंज डायरेक्शन एज दे मूव एंड कोलाइड विद ईच अदर। अगर आपस में टकराएंगे तो भी डायरेक्शन चेंज करेंगे, या वाल और कंटेनर से टकराएंगे तो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। एज द चेंज डायरेक्शन दे स्प्रेड आउट एंड मूव थ्रू द स्पेस अवेलेबल टू दैम। जितनी भी स्पेस उनका अवेलेबल है उसमें वो कंटिन्यूस गर्दिश करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। एज टाइम गो, जैसे ही टाइम यानी मूव करेगा आगे की तरफ, यानी टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, दिस रैंडम मोशन काजेज द पार्टिकल टू स्प्रेड आउट इवनली अक्रॉस द स्पेस। फाइनली द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ गैस पार्टिकल इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द एंटायर स्पेस एंड इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। उनके कहने का मतलब यह है कि ये जो सारी मूवमेंट है यहाँ पर वो इतनी यानी कंटिन्यूसली मूव करने के दौरान ये इवनली एक होमोजेनियस मिक्सचर क्रिएट हो जाता है, जिसमें रेड और वाइट मालिक्यूल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारे कंटेनर में। यहाँ पर उन्होंने इस सेंस में तो बात नहीं की, लेकिन असल में जो सारी डिस्कशन है वो इस फोटोग्राफ के रेफरेंस से ही चल रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन को यानी अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास है दो यानी फैक्टर के ऊपर डिस्कशन हुई है, एक है मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा टेम्परेचर। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट की तरफ आते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट के अंदर ख़ास बात क्या है कि इसमें एक रूल है, एक लॉ है, जिसकी बेस के ऊपर ये यानी एक्सप्लेनेशन होगी। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस पार्टिकल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसको समझने के लिए अगर हम चले जाएँ थोड़ा बैक चले जाएँ अपने वर्क एरिया में, तो ये आ गया वर्क एरिया
तो इस वर्क एरिया में जो उसने कहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को यूजली आर से भी इंडिकेट कर लेते हैं। अगर उन्होंने मेरे ख्याल में मैंने पूरे का पूरा रेट ऑफ डिफ्यूजन ही लिखा हुआ है वो भी ठीक है। और इन्वर्सली ये साइन अपनी जगह रहता है, साइन में नहीं छुपा हुआ कि इन्वर्सली है या डायरेक्टली है। वो इन्वर्सली की लिखने की वजह से हम उससे खुद 1/, कहने की वजह से खुद 1 लिख लेते हैं, 1/, और जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसको नीचे लिख लेते हैं। वो है जनाब आपका मालिकुलर मास और उसका अंडर रूट। आप थोड़ी देर के लिए अगर अंडर रूट को जहन से निकाल भी दें तो अगर आप सिर्फ यूं ही लिख दें तो भी काफ़ी है, सिर्फ समझा नहीं है आपने। अब आप खुद सोच लें, अगर आपके पास मालिकुलर मास एक मालिक्यूल जिसका यानी साइज जे है और दूसरा एटम जो है जिसका साइज जे है, तो जिसका मास ज़्यादा है, अगर नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखें तो याद होगा कि जितने यानी मोटे हजरात हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा है, ह्यूज है, जाइगेंटिक किस्म के लोग हैं, तो उनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, और जो फुर्तीले किस्म के लोग होते हैं हमेशा स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं। एग्जैक्टली ये इस वक्त मोटा सा मालिक्यूल है तो इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त होगी, और इसकी निस्बत अगर आप इसकी बात करेंगे स्मार्ट मालिक्यूल है तो इसकी मूवमेंट बहुत तेज़ होगी। तो अब आपके सामने है कि मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए बनाया गया है कि ये मास अगर बहुत ज़्यादा होगा गैस का यानी उसके मालिक्यूल्स का तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा, और अगर मास उसके एटम का या मालिक्यूल का कम होगा, साइज़ कम होगा, तो वो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इसमें इस वक्त आप लिख सकते हैं बस लाइन, लेकिन क्योंकि अंडर रूट को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं, सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन और मालिकुलर मास के दरमियान ही है, तो हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब वापस जाके देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। दिस मीन्स दैट लाइटर मालिक्यूल्स डिफ्यूज फास्टर एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल आपको जो भी मैंने अभी बताया भी है कि लाइटर मालिक्यूल बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ करेंगे, और वाइस वर्सा का मतलब होगा इसके बरक्स, यानी अगर मालिक्यूल मोटे हो गए, हैवी हो गए, तो उनका डिफ्यूजन सुस्त हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू KPT, all molecules are at the same temperature, have the same kinetic energy. Since kinetic energy is equal to 1/2mv square, where m is equal to molecular mass, v is velocity. अब ये जो चीज़ समझाने की कोशिश की है, उसके बाद नीचे जो कंक्लूजन है ना, उसको समझने से पहले हम खुद जाके पहले देख लेते हैं। एक स्लाइड क्रिएट की हुई मैंने, उस स्लाइड को चेक करते हैं। ये जो अब आपके सामने आने लगे, आपने इसको याद नहीं करना, वो जस्ट एक इसकी कंक्लूजन को ध्यान में रखना है। वो जो लास्ट में 2 लाइनें यानी वर्ड में थी, वो असल में इसी को समझा रही हैं। तो आप यूँ समझ लें कि आपको समझाने के लिए ये बनाया गया। ये इस वक्त आपके पास एक कंटेनर जिसमें मालिक्यूल ब्लैक है, ये दूसरा कंटेनर जिसमें रेड मालिक्यूल है, रेड मालिक्यूल आर स्मॉलर दैन ब्लैक मालिक्यूल। उसके बाद ये है कि उसने बताया कि दोनों गैसेज जो हैं, अभी आप देखें अगर उसमें बैक जाकर, तो उसमें यही बताया कि अकॉर्डिंग टू KPT ऑल मालिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर वापस चले जाते हैं। तो इसमें बताया ये गया कि अगर लेट्स सपोज दे आर बोथ गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर, उनकी ये जो काइनेटिक एनर्जी है KE और इसकी भी KE दोनों सेम होंगी। अच्छा, तो सपोज़ हम दोनों की KE 10 मान लेते हैं, ठीक है, और दोनों की तरफ से 2 को ले जाके लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का 20 mv स्क्वायर का प्रोडक्ट दोनों का सेम हो गया 20। अब क्या करते हैं, नज़र आ रहा है कि ये जो मास है गैस का, ये वाले मालिक्यूल ये ज़्यादा है और ये रेड वाले इनके मास कम है। तो हम क्या करते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि इसका जो मास है ब्लैक पार्टिकल का वो 4 है। तो हम इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि 4 कॉमन ले लेते हैं। तो इधर जो है, इधर क्योंकि स्मार्ट मालिक्यूल है तो इधर सपोज मालिक्यूल का जो मास है वो 2 है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इधर 4 कॉमन ले लेते हैं, या 4 कॉमन लेंगे दूसरे साथ में आपसे 4 से इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी कर दें, इधर से 4 कट जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर भी कर दें। इधर से जनाब आपने 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, तो 2 से बढ़ गया 2 गायब हो गया। अब अगले स्टेप में आप लें, दोनों तरफ इनका स्क्वायर रूट ले लें और एंड पे इनका आंसर लिख दें। तो जो नज़र आया वेलोसिटी, जब आपका मास 4 था मालिक्यूल्स, तो उनका जो वेलोसिटी है 2.24 है, और जिनके गैस के मालिक्यूल स्मार्ट थे उनका वो जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल 3.16। यही चीज़ यहाँ पर भी समझाई गई है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाया, इसको मैं पहले बता रहा हूँ कि इसको एसेट करने यानी याद करने के रेफरेंस से नहीं है, ये सिर्फ समझने की हद तक है। तो हम चलते हैं वापस, इधर यही लिखा हुआ था, मालिक्यूल्स हैविंग स्मॉलर m हैव ग्रेटर वेलोसिटी दैन मालिक्यूल्स हैविंग लार्जर m विद सेम KE काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे ख्याल में आपको सारी बात समझ आ गई है कि जब मालिक्यूल के जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोथ गैसेस विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंटेनर हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो उससे होगा क्या कि उनका
अफेक्ट होता है सिर्फ वेलोसिटी को, और वेलोसिटी इन दोनों की डिफरेंट होगी, इसकी होगी स्मॉल, इसकी होगी लार्ज, स्मार्ट वाले मालिक्यूल की। तो वो हमने उसको प्रूव कर दिया। अब टेम्परेचर की तरफ आ जाते हैं। तो टेम्परेचर ये दो हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है हमारा कि मालिक्यूल, ये कौन सी, आई थिंक यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब हाउ मालिकुलर मास इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये मालिकुलर मास या मालिकुलर वेट, इसी की बात हो रही है। तो फैक्टर इफेक्टिव में ये एक हो गया, दूसरा टेम्परेचर आ गया। डिफ्यूजन रेट इंक्रीज विद टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर गिव मालिक्यूल मोर एनर्जी विच इंक्रीजेज देयर काइनेटिक एनर्जी एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल इंक्रीजेज। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली उसकी मालिक्यूल की मूवमेंट तेज़ हो जाएगी, बिकॉज दे आर स्टार्ट गेटिंग एनर्जी। वो उनकी जो यानी एनर्जी बढ़ने से उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ड्यूरेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। Since kinetic energy is proportional to the square of the velocities, so their higher molecular velocities at higher temperature cause more frequent and energetic collision. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी v के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप इसको v को जैसे बढ़ाते हैं तो स्केयर के रेफरेंस से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल पहले वेलोसिटी थी 2 तो काइनेटिक एनर्जी 4 हो जाएगी। अगर 2 से आपने 4 कर दी तो सीधा 16 हो जाएगी, नहीं इतनी तेज़ी से बढ़ेगी। So higher molecular velocities at higher temperature cause more frequent and energetic collision between molecules, helping faster diffusion. अब आ गया हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, सब्लिमेशन, जो कि वंस अगेन रीअपीयर हुआ आपके सामने। पीछे हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, उसकी एग्जांपल भी देखी थी, और ये ख़ास तौर पर डायग्राम भी चेक की थी। इन चीज़ों को तो हम बाईपास करते हैं और सीधा उसके रीज़न ऑफ सब्लिमेशन में चले जाते हैं। तो KMT थ्योरी के मुताबिक मालिक्यूल हर वक्त कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, और इवन कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसका इस वक्त जो उसका टेम्परेचर है, यानी सॉलिड आइस की शेप में -78.5 के अराउंड उसका टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर भी उसके अंदर मालिक्यूल ऐसे हैं जो कंटिन्यूस मोशन के अंदर हैं। लेकिन जैसे ही आप उस आइस को उठाकर नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर ले आते हैं तो उनके मालिक्यूल जो कि इंतहाई वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के साथ आपस में अटैच हैं, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए थे विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फॉर्म। तो यही इसकी बैक रीज़न है कि इफ़ द मालिक्यूल्स आर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट आर केप्ट इन सॉलिड स्टेट बाय रिलेटिवली वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, then sometimes a molecule will have enough energy to break these intermolecular bonds and go into vapor state. तो इसके बाद हमारे पास आया था इसकी एप्लीकेशन है। बेसिकली यही इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं, एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन इन आवर लाइफ, और एक एग्जांपल ऑफ डेपोजिशन जो कि बिल्कुल सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है, जो हमने पढ़ा भी था ऊपर। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पहले से रीड आउट यहाँ कर लेते हैं, फिर इसके कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं वो देख लेते हैं। द सॉलिड एयर फ्रेशनर्स आर यूज्ड इन कार्स एंड होम्स। द फ्रेगरेंस स्लोली ट्रांसफॉर्म इनटू डिलाइटफुल वेपर ड्यू टू सब्लिमेशन। In the textile industry, 3D printing uses a sublimation process. Dye sublimation is used to print a variety of objects such as t-shirts, pen, coffee mugs, etc. बताता है in food industry, freeze drying food items for preservation for longer duration is due to process of sublimation. तो पहले तो हम इन 4 पॉइंट्स को देख लेते हैं कि यहाँ पर इन पॉइंट्स के रेफरेंस से हमारे पास कौन सी स्लाइड्स हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जहाँ आ जाते हैं सब्लिमेशन वाली स्लाइड में, यहाँ पर ये हम कर चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जनाब एग्जांपल कैम्फर का एग्जांपल भी दिखानी थी आपको, कैम्फर की और बाकियों की भी जो हमने ऊपर मेंशन किए हैं, हमने ऊपर इस वक्त मेंशन किए हैं। अगर मैं इफ़ आई गो बैक इनटू अवर माय नोट्स, तो इस वक्त हमने सब्लिमेशन के अंदर का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, आयोडीन को डिस्कस किया है, एग्जाम्पल दिए हैं, कोट किए हैं। तो इन्हीं एग्जाम्पल को हम बेसिकली देखने जा रहे हैं। तो ये कैम्फर है। कैम्फर एक खुशबूदार मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, और कलरलेस है, नज़र आ रहा है। तो उसके बाद सेकंड हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन भी बिल्कुल कैम्फर की तरह ही फील हो रहा है, क्योंकि वो भी वाइट ही है, लेकिन ये कुछ कारोबारी हज़रात उसको कुछ कलरफुल भी बनाया हुआ है। तो ये नेफ्थलीन है जो कि यूजुअली कपड़ों में रखा जाता है ताकि कीड़े वगैरह उसको अटैक ना कर सकें। तो उसके बाद आया था हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट एट -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर पे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये फ्यूम आउट हो रही है, यानी सब्लिमेशन यानी शो कर रही है यहाँ पर ये। और इस वक्त साथ ही स्पून की हालत भी देख लें कि क्या हो रहा है इसके इर्द गिर्द। फिर आया था अगली एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड की है। तो यहाँ पर जो शेप दिखाई जा रही है असल में अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर नीचे पड़ी हुई है टेस्ट ट्यूब में, उसको किया गया हीट, जिससे ये यहाँ से निकल के बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे फॉर्म में सब्लाइम हो रहा है।
लेकिन जो कूलर पार्ट है टेस्ट ट्यूब के, वहाँ जाके ये डेपोजिशन शो कर रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, यानी सब्लिमेशन का रिवर्स, यानी गैस से वंस अगेन गोइंग बैक इनटू सॉलिड फॉर्म। तो ये यहाँ अमोनियम क्लोराइड को शो किया हुआ है, डेपोजिशन भी साथ ही शो होगी। अगली और लास्ट एग्जांपल हमारे पास आयोडीन है। आयोडीन की एग्जांपल भी पहले देखी थी, पर्पल कलर के उसके फ्यूम्स होते हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर रखें तो ये सबलाइम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी वीडियो के जो कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसकी वीडियो होती है, स्टूडेंट पसंद करते हैं, तो सब्लिमेशन की कार्बन डाइऑक्साइड के रेफरेंस से इसकी एक वीडियो देख लेते हैं। In this video, we're going to use dry ice to demonstrate sublimation. Now, sublimation is a really neat process because this is मैं इसको when थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। but dry ice is out of our container here. Dry ice, just call me. You can see it's already subliming. ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो इसमें डालने लगी हैं वाटर में। Into my water. And it's neat, right? Because it looks like it's boiling. I mean, you'd ask your students, what's in there? And most students would say, oh, that's boiling, that's H2O. But that's not. It's not hot at all, right? In fact, it's quite cold. And so this is the process of sublimation. This solid piece of CO2 is subliming into CO2 gas, and that's what's coming out. थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अब उन्होंने दूसरी जगह भी डालनी शुरू कर दी हैं और काफ़ी अमाउंट में डाल रहे हैं। तो बेसिकली ये बॉयल नहीं हो रहा, इनफैक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर -78.5 है, जिस वजह से ये जब वो पानी के अंदर जो कि नॉर्मल है इस वक्त 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके ऊपर वो अपने आप को यानी बड़ी तेज़ी के साथ वो सबलाइम कर रही है फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस फॉर्म, तो आपको इसलिए गैस सी फील होती यानी नज़र आ रही है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, ये है जी नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन इन अवर डेली लाइफ। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन वो सॉलिड एयर फ्रेशनर्स की हैं। तो सॉलिड एयर फ्रेशनर बेसिकली यूँ समझ लें कि खुशबुएँ वगैरह होती हैं जो कि छोटे छोटे पैक्स में उन्होंने उसको पैक किया होता है, और पैक करने के बाद उनको स्मॉल एरियाज़ में जहाँ पर यानी अगर स्मेली हो सकती है, फॉर एग्जांपल कार वगैरह हो गई या टॉयलेट्स वगैरह हो गए, वाशरूम्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पर इसको रखा जाता है। उसके बाद होगा क्या कि वो जो सॉलिड है वो सबलाइम कर देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुशबू जो भी उन्होंने इसके अंदर रखी हुई है, मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएँ यूज़ हो सकती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सबलाइम करते रहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं वो भी मतलब ये है कि रिप्लेसेबल है। आफ्टर फ्यू वीक या डेज़ या मंथ उनको हमें रिप्लेस करना होगा, क्योंकि डेफिनेटली उससे भी ख़त्म हो जाना है एक टाइम के बाद सब्लिमेशन करते हुए। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, ये है जनाब हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 3D प्रिंटिंग। अब इसको भी सिर्फ एक देखना ही, एक बहुत लंबी वीडियो है जिसने भी ये क्रिएट किया या बनाई है, तो उसमें हमें एक सिर्फ छोटा सा पोर्शन देखना है। ड्रेसेस मैंने साथ ही दिए हुए हैं, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि उसको एग्जैक्ट उस पोजीशन पे ले जाता हूँ जहाँ पर वो हमारी 3D प्रिंटिंग यानी जिसको डिस्कस कर रहा है ये लड़का। ये दरअसल चाइना का एक विजिट है इस लड़के का, जहाँ पर वो टेक्सटाइल एक्सपो के अंदर जो टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, साइनेज है और डिजिटल प्रिंटिंग है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द टेक्सटाइल एक्सपो। अभी दिखाता हूँ, मेरे बगल में जो मशीन चल रही है ये टोकन कंपनी की मशीन है, और यहाँ नज़दीक से अब इसको देखिए, यहाँ पे ये जितना भी प्रिंटिंग किया गया है बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिंट कर रही है। ये जो प्रिंटर है डिजिटल है, और इसकी जो ये ऐसा लगता है जैसे कि इसके ऊपर खुदाई कर दी गई हो, एक एक चीज़ को ऐसा मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिंटिंग हुआ है। ये अगर आप लेते हो तो इसको अगर बाद में आप काट कर, सिर्फ इतना ही बताना था, और आपको नज़र भी आ गया इस वक्त कि वो लड़का 3D प्रिंटिंग की ही बात कर रहा है। तो यही हमारा यहाँ पर 3D प्रिंटिंग हो गई, और आगे चलते हैं ज़रा। तो नेक्स्ट हमारे पास 3D प्रिंटिंग के बाद आता है डाई सब्लिमेशन। डाई सब्लिमेशन को भी आप चेक करें, एक छोटी सी वीडियो है। इसमें हो क्या रहा है कि ये मटेरियल है, कोई कलरफुल पिक्चर है, उसके ऊपर मटेरियल को इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि उसको वाइट पेपर के ऊपर रख के जब उसको मशीन में डाल देते हैं तो वो हीट की वजह से उस कलरफुल जो कलर की बनी हुई पिक्चर है वो पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। चेक करते हैं, देखते हैं इसे। 250摄氏度，180 S。See the effect. Clear patterns and bright colors. ये चीज़ दिखानी थी और वो आपके सामने आ गई। उसके बाद जो आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनाब आपके पास है फ्रीज ड्राइंग फूड।
ये फ्रीज ड्राइंग फूड क्या चीज़ है, हमारी बुक में तो सिर्फ एक तो लाने ही बताई हैं, लेकिन मैंने एक छोटी सी स्लाइड बना दी, लिख भी दी इसके ऊपर कि वो क्या करना क्या है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो ये प्रोसेस है बेसिकली हम करते हैं कि इसमें फूड इज़ फर्स्ट फ्रोज़न, उसको प्लेट कर दिया जाता है, फ्रीज़ कर दिया जाता है लो टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद प्रेशर रिड्यूस करके उसके अंदर जितना पानी है थ्रू सब्लिमेशन उसको माइनस कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि उससे हमें जब वाटर रिमूव किया जाता है तो लिक्विड फॉर्म से गुजरे बगैर ही वो सीधा वेपराइज में हम उससे यानी वेपर्स की शेप में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। उससे हमारा जो सबसे मेन फ़ायदा यह है कि सेल डैमेज हुए बगैर ही उसमें से पानी रिमूव हो जाता है और द स्ट्रक्चर फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड रिमेन लार्जली इंटैक्ट, वो ऐसे के वैसे ही रहता है, उसमें कोई फ्लेवर में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती। इसका एडवांटेज क्या है जनाब, अगर आप फ्रीज ड्राइंग करें तो उसका फ़ायदा ये होएगा कि वेरी लो मॉइस्चर प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी ये माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी, आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं और लाइट वेट होता है, इसे आराम से कहीं भी यानी रखा जा सकता है क्योंकि इसमें से वाटर निकल चुका है। फिर उसके बाद लॉन्गर शेल्फ टाइम है इसका, यानी काफ़ी देर तक ये ऐसे यानी रखा जा सकता है और लास्ट में आ जाकर आराम से इसकी रिहाइड्रेशन करके उसको वंस अगेन उसे उसी बैक पोजीशन पे ले जा सकते हैं। तो उसके लिए जो एग्जांपल है हमारे पास, ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें एक कीवी फ्रूट आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी है, फिर उसके बाद आपके पास बनाना के कुछ पीसेस हैं, इवन मीट को भी ऐसे यानी प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमने यानी तकरीबन ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए और एंड वाले जो एक मिनट वंस अगेन गो बैक इनटू नोट्स में आए तो एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन के बाद था एग्जांपल ऑफ डेपोजिशन, ये 2-3 पॉइंट उन्होंने साथ डाल दिए। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्नो फ्रॉम वाटर वेपर, ब्लैक सूट इनसाइड ए व्हीकल एग्जॉस्ट और मेकिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राई गैस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन तीनों को भी देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी भी स्लाइड्स रखी हुई है मैंने यहाँ पर। सबसे पहला तो ये बहुत मशहूर किस्म की ये जो मेरी डायग्राम जो बच्चों के लोअर कोर्सेज में भी होती है कि यहाँ से मेन वाटर बॉडी से जो वेपर्स रिलीज़ होते हैं तो वो आगे जाके ज़मीन की तरफ जाके वहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश की शेप में वापस आते हैं ज़मीन पर, या डेपोजिशन जिसे आप वो कहते हैं बर्फ़बारी, उस शेप में वो पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ अपने आप यानी जमा लेते हैं अपने आप को, ये असल में डेपोजिशन है। ये डेपोजिशन के एग्जांपल्स हैं। प्रेसिपिटेशन दैट इज़ समथिंग एल्स, वो और चीज़ है। और फिर उसके बाद एक तस्वीर आपके लिए जिसमें किसी डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके की यानी एक तस्वीर जिसमें एक पौधे के अराउंड उसके सारी आइस फ्रीज़ हुई है, तो ये भी बेसिकली डेपोजिशन ही है। फिर उसके बाद आता है ब्लैक सूट का मतलब बेसिकली धुआं होता है, तो इनसाइड व्हीकल एग्जॉस्ट, ये इस वक्त जो ब्लैक सूट रिलीज़ हो रहा है वो रिलीज़ समझे कि यही डेपोजिशन ही है। अब ये डेपोजिशन यहाँ से निकलने की वजह से इसके एग्जॉस्ट के ऊपर जम जाता है, तो वो उन्होंने उंगली के साथ आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ हुआ है। लास्ट जो पॉइंट था वो ये था, अगर आप बैक चले जाएं तो ये लिखा हुआ है द मेकिंग प्रोसेस ऑफ ड्राई आइस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको बनाने का तरीका ये नहीं कि गैस से सीधा हम उससे यानी उसे डेपोजिशन करते हुए हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पैलेट्स बना देंगे। पैलेट्स का मतलब होता है दाने, तो ऐसे नहीं होता, बल्कि इसको करने का तरीका ये है कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, और डेफिनेटली वो भी लो टेम्परेचर पे होगा, उसको इधर पैलेटाइज़र के अंदर ले जाते हैं, यहाँ से एक प्लेट के अंदर उसको एक्सट्रूड किया जाता है। यहाँ पर लफ्ज़ लिखा भी हुआ है एक्सट्रूडेड थ्रू एन एक्सट्रूडर प्लेट गिविंग द फाइनल डायमेंशंस ऑफ द पैलेट्स, यानी उसके अंदर से जब वो पास करते हैं तो वो छोटे छोटे दानों की शेप में बाहर आ जाती है। वो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है एक छोटी सी एनिमेशन के अंदर। तो वो बेसिकली ये एक तरीका है ड्राई आइस बनाने का। अब वो छोटे पैलेट्स बना सकते हैं, ये भी मुमकिन है, या उससे कोई और साइज़ भी क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार यही है। बहर यहाँ पर आके ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक भी ख़त्म हो गया। हमारा लास्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट्स इन मेडिसिन। Kinetic particle theory is one of the most important theories for understanding drug distribution rates in human body. Kinetic particle theory यहाँ भी आपको हेल्प करेगी कि दवाई लेने के बाद आपकी बॉडी में वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है और कितनी जल्दी अपना इफेक्ट छोड़ रही है। When we take a drug, it needs to diffuse from the injection site into your bloodstream. The diffusion rate determines how quickly drug reaches its target area in your body. अब यहाँ मतलब ये है कि आपके जब आपने दवाई लेनी है तो दवाई
3 तरीके से ले सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि इंजेक्शन ले लें। नंबर 2 ये है कि आप सॉलिड फॉर्म में, आई मीन टू से इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट ले लें। और थर्ड फॉर्म जो है वो आपका है लिक्विड फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म डेफिनेटली थ्रू माउथ लेनी पड़ेगी, जो कि स्टमक में पहले जाएगी और उसके बाद जाके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगी। जबकि इंजेक्शन जो है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके अपना यानी उसमें एसिमिलेट हो जाता है ब्लड में और अपने टारगेट एरिया पर बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। इस रेफरेंस से ये बात हो रही है, ड्रग मालिक्यूल्स नीड टू सेपरेट थ्रू डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। इन डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन में वो उसने पास करना होता है जहाँ तक कि वो डिज़ायर्ड पोजीशन तक जाके अपनी एक्शन करती है। हायर लेवल्स ऑफ डिफ्यूजन यूजुअली मीन्स योर ड्रग विल वर्क फास्टर। अगर आपको किसी दर्द की वजह से जो आपने दवाई ली है अगर बहुत जल्दी आराम आ गया तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो डिफ्यूजन का जो रेट है बहुत तेज़ है दवाई का, और बड़ी तेज़ी के साथ अपने डिज़ायर्ड टारगेट पर पहुँच के उसने अपना इफेक्ट छोड़ा है। फॉर एग्जांपल फास्ट एक्टिंग ड्रग लाइक ए पेन रिलीवर नीड्स टू डिजॉल्व क्विकली टू प्रोवाइड इमीडिएट पेन रिलीफ। यानी वही बात जो मैं अभी ऊपर कही है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि बड़ी तेज़ी के साथ अपना इफेक्ट छोड़ती हैं, तो उसका मतलब ये है कि उसके डिफ्यूजन का रेट बहुत तेज़ है। Kinetic particle theory explained that drug diffusion rates are affected by the concentration gradient between drug and surrounding tissues. If drug is at high concentration at the time of administration and surrounding tissues, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपने दवाई फॉर एग्जांपल अगर आपने इंजेक्शन लगाया तो इंजेक्शन की पोजीशन से लेके जिस टिश्यू तक उसने जाना है डेफिनेटली वहाँ तो दवाई नहीं होगी, उनके दरमियान का जो डिफ्यूजन रेट है वो इतना तेज़ होगा कि दवाई अपने मकाम पर अपनी पोजीशन पर बड़ी जल्दी पहुँच जाएगी। दैन ड्रग डिफ्यूजन रेट विल बी फास्टर। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक कॉर्नर में, घर के कॉर्नर में एक जगह परफ्यूम को पफ आउट किया है, तो डेफिनेटली जहाँ पफ आउट किया है वहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बहुत तेज़ ज़्यादा है, अमाउंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वहाँ पर इस पोजीशन पर ज़्यादा है, और उस कॉर्नर पे जहाँ पर कुछ भी नहीं है उनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल अपनी बड़ी तेज़ी के साथ उस पोजीशन पर पहुँच जाएंगे। कुछ किसी किस्म की बात यहाँ पर भी हो रही है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द ड्रग, कि वो लिक्विड है, जेल है, टैबलेट है, किस शेप में है वो दवाई। तो डेफिनेटली टैबलेट जो है या लिक्विड शेप में अगर आप ले रहे हैं तो उन्होंने स्टमक के थ्रू ब्लड में जाना है, जबकि इंजेक्शन इन डायरेक्ट ब्लड के अंदर मूव करना है। और टैबलेट और लिक्विड में भी आगे फ़र्क है कि टैबलेट डेफिनेटली उसने एक टाइम पर उसने डिज़ोल्व होना है और अपने इफेक्ट छोड़ना है, अपने ब्लड में एंटर होना है, तो फिर जाके उसने अपना असर छोड़ना है। जबकि लिक्विड उसकी निस्बत उसके मॉलिक्यूल फ्री हैं, तो उनकी मूवमेंट एज़ कम्पेयर टू सॉलिड टैबलेट ज़्यादा तेज़ होगी। Generally, liquid drugs move more quickly than solid drugs as their particles have already dispersed, क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे से दूर हैं और बड़ी आराम के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ एज़ कम्पेयर टू सॉलिड टैबलेट या सॉलिड मेडिसिन बड़ी तेज़ी के साथ फैल जाएंगे, अपने टारगेट एरिया की तरफ चले जाएंगे। कंट्रोल्ड रिलीज फार्मूलेशंस आर यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ ड्रग डिफ्यूजन। अब इसका मतलब ये है कुछ ऐसी दवाएँ भी बनाई गई हैं, मसलन आप कोई दवाई लेते हैं तो दवाई जितनी तेज़ी के साथ आपकी बॉडी में एंटर होती है उतनी तेज़ी से निकल भी जाती है। तो डेफिनेटली जिस मकाम के लिए, जिस जगह के लिए, जिस ऑर्गन के लिए आपने दवाई लिया उसको कुछ घंटों के बाद वंस अगेन वही प्रॉब्लम अगर दोबारा शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि इट नीड वंस अगेन वी नीड मोर डोज। लेकिन कुछ ऐसी दवाएँ जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है कंट्रोल्ड रिलीज फार्मूलेशन, कुछ ऐसी दवाएँ जिनको हमने इस तरह बना लिया है कि वो जाके बड़ी एक ख़ास रफ्तार के साथ वो अपने मॉलिक्यूल को रिलीज़ करते हैं और बड़े ही मुनासिब रेट से वो अपने यानी उसमें डिफ्यूज़ होता है ब्लड स्ट्रीम में और अपने टारगेट एरिया पे पहुंचता है और कंटिन्यूटी के साथ वहाँ पर वो मॉलिक्यूल पहुँचते रहते हैं। सो दैट इज थेराप्यूटिक इफेक्ट, ताकि वो जो रिलीफ का जो इफेक्ट है रिमेन्स कंसिस्टेंट ओवर टाइम, ताकि अपने टाइम एक ख़ास यानी जो टाइम उन्होंने दिया उसके मुताबिक वो अपनी कंसिस्टेंटली वहाँ पर वो मॉलिक्यूल पहुँचते जाएँ और अपना काम करते रहें। यहाँ तक आके तो ये चीज़ हमारी ख़त्म होगी मेडिसिन का इफेक्ट। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वो जनाब आपके पास एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज में सिर्फ हमारे MCQs ही रहते हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सारे हमने कर लिए। सिर्फ एक क्वेश्चन था थिंक टैंक का, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाने के दौरान ही सारा हमने यहाँ पर कर लिया था, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। तो हम जाते हैं वापस अपना बैग इसके MCQs की तरफ।
तो फर्स्ट MCQ है, व्हाट हैपन्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग। ड्यूरिंग मेल्टिंग यानी आप एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होगा, इट डिक्रीजेज, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, सेम भी नहीं रहेगी, फ्लक्चुएट भी नहीं करेगी, यानी कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, इट इंक्रीजेज, वो इंक्रीज़ होगी। डेफिनेटली जब आप इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। विच प्रोसेस इन्वॉल्व ए सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू गैस। डेफिनेटली नज़र भी आ रहा है, मैंने लिखा भी हुआ है, मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन ही होगी, ये हमें डेफिनेशन है, इसका पूरा टॉपिक हमने इसके ऊपर पढ़ा। अब आता है हमारे पास थर्ड, बॉइलिंग अकर्स एट एनी टेम्परेचर, अ फिक्स टेम्परेचर, ओनली एट रूम टेम्परेचर, एनी प्रेशर। तो बेसिकली हम इसे एट फिक्स टेम्परेचर ही कहेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल वाटर है। एनी टेम्परेचर की बात भी किसी हद तक ठीक है, क्योंकि आप ने पढ़ा भी है पीछे कि इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट फिगर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कोई भी कांस्टेंट फिगर नहीं है, उनको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सराउंडिंग प्रेशर। जैसे आप कम ज़्यादा करेंगे तो वो भी चेंज हो सकता है, तो ए भी हो सकता है, लेकिन हमने इसको एट फिक्स टेम्परेचर का सेंस ही रखा है। नंबर 4 है, ड्यूरिंग कंडेंसेशन द पार्टिकल इन ए गैस गेन एनर्जी एंड मूव फास्टर। जब आप कंडेंस कर रहे हैं तो कंडेंस का मतलब है, अगर हम थोड़ी देर के लिए बैक जाएं यहाँ पर तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये कंडेंसेशन वाला पोजीशन है। जब आप इसे कंडेंस कर रहे हैं मीन वी आर गोइंग टू डाउन टेम्परेचर, वी आर रिमूविंग हीट। जब आप हीट रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन मालिक्यूल को स्लगिश कर रहे हैं, सुस्त कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास गेन एनर्जी वाला जो सेंस नहीं है, गेन एनर्जी यहाँ पर भी गलत है, सी में भी। लूज एनर्जी एंड मूव फास्टर, लूज एनर्जी और मूव फास्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब एनर्जी लूज़ होगी तो डेफिनेटली मालिक्यूल भी स्लो हो जाएंगे, सिर्फ यही बी वाले ठीक है, लूज एनर्जी एंड मूव स्लोअर। अब आता है हमारे पास विच लास्ट स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बॉयज़ लॉ डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट है उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है, तो बॉयल लॉ तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है, एवोगाड्रो लॉ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के दरमियान है, डाल्टन हमारे पूरे चैप्टर में इसकी डिस्कशन ही नहीं है। तो चार्ल्स लॉ ही है हमारे पास, क्योंकि वो ही बेसिकली वॉल्यूम और टेम्परेचर के इन बिटवीन लॉ है। फिर आता है 6th, एवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग बिकॉज एवेपोरेशन अकर एट सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। बात ठीक है बिल्कुल, और आंसर भी यही है, नज़र ही आ रहा है, ब्लू किया हुआ है। बॉइलिंग अकर ओनली एट द सरफेस, ये तो है ही गलत, क्योंकि तो सरफेस पे नहीं होता, वो तो पूरा लिक्विड उसमें इन्वॉल्व होता है। एवेपोरेशन रिक्वायर्ड फिक्स टेम्परेचर, ये भी गलत है, तो किसी टेम्परेचर भी हो सके बट नॉट बॉइलिंग। बॉइलिंग अकर्स एट एनी टेम्परेचर, वो भी गलत है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी द प्रेशर ऑफ ए गैस इंक्रीजेज व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेज, द टेम्परेचर डिक्रीजेज, द नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज, द टेम्परेचर इंक्रीजेज। वो कह रहे हैं कि प्रेशर कब इंक्रीज़ होगा, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा, बिकॉज जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग हीट। हीट क्या करेगी, मालिक्यूल को मज़ीद एनर्जाइज करेगी, और जब वो मज़ीद एनर्जेटिक होंगे तो देयर नंबर ऑफ कोलिजन अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आता है 8th, विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। मालिकुलर मास, टेम्परेचर, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। और मेरे ख्याल में हमने ये पढ़ा है पूरा टॉपिक ही, उसे हमने ये दोनों पॉइंट पढ़े थे, मालिकुलर मास पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी करता है। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स यूज़ द प्रोसेस ऑफ, डेफिनेटली हमने ये भी पूरा टॉपिक ही पढ़ा, कंडेंसेशन सब्लिमेशन पे ही डिपेंड करता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि सॉलिड हमने कुछ ऐसे बनाए हुए हैं जो कि सब्लाइम करते हैं ऐसा, और जो परफ्यूम के अंदर रखा तो वो उड़ रहा होता है पूरे, यानी कार में या घर के कमरे में, जहाँ पर भी उसे रखा है। कुछ लोग टॉयलेट्स में भी रखते हैं ताकि उसका पूरे एटमॉस्फेयर है टॉयलेट की वो अच्छी रहे। फिर आएगा 10th, द डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द मेडिसिन। ये तो वैसे ही फजूल है बात। इट कीप्स द मेडिसिन इन वन प्लेस, ये अगर वन प्लेस पर रहेगी तो मेडिसिन अफेक्ट कैसे करेगी, ये भी गलत है। इट इंक्रीज द मालिकुलर मास ऑफ द मेडिसिन, ये भी फजूल है। इट इंश्योर्स द मेडिसिन रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यही मेन चीज़ है कि इंश्योर करती है कि बॉडी पूरे में जाके आपका वो जो मेडिसिन है डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो गया, और हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, अगर मैं वन सेकेंड थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ तो हमने इस चीज़ से स्टार्ट किया था, ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी KPT, जिसने पूरे चैप्टर के अंदर तकरीबन हर जगह इसने अपना राज किया। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।